नमस्कार, खरा सौदा में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं अभिषेक सतवर्तम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ मेरी सहयोगी आशीषा। बाजार में लगातार हमने 8 दिनों की बिकवाली देखी है। आज ग्लोबल संकेत जो है मिले जुले हैं। एक चिंता बाजार के लिए लगातार है और वो है फाइज की बिकवाली। लेकिन एक जो ट्रिगर्स की लड़ी लगी थी वो धीरे धीरे करके एक तरह से खत्म हो गई है। नतीजों का सीजन भी तीसरी तिमाही का खत्म हो गया है। सवाल यह है कि क्या बाजार यहां से चलेंगे या फिर अभी एक रेंज में ही रहेंगे और प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि शिखर से अगर हम देखेंगे तो निफ्टी में करीब 13% की, मिड कैप में करीब 18% की, स्मॉल कैप में करीब 22% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। तो ऐसा नहीं कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हीटअप है, वो कंसर्न्स कहीं ना कहीं थोड़े से नरम जरूर पड़े हैं, लेकिन बाजार को चलने के लिए जो ट्रिगर्स की जरूरत है, जो पुश चाहिए, शायद वो नहीं मिल पा रहा है। आज संकेत थोड़े से मिले जुले हैं ग्लोबल फ्रंट पर। तो चलिए थोड़ी देर में एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे और अगले 2.5 घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपको एक एक करके हम खबरों वाले शेयर, रिपोर्ट्स, ग्लोबल क्यूज सब कुछ आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले वो 4 ट्रिगर्स लेकर आएंगे जिन पर बाजार की खास नजर रहने वाली है और आपको भी इन ट्रिगर्स को जरूर जानना चाहिए। ग्लोबल संकेतों की बात करें तो ग्लोबल संकेत हैं आज मिले जुले। गिफ्ट निफ्टी है 23,000 के नीचे कारोबार कर रहा है। हल्की सी गिरावट हम गिफ्ट निफ्टी में देख रहे हैं, लेकिन डाउ जोन्स में कमजोरी रही है, नेस्डेक में तेजी रही है। संकेत मिक्स्ड है, एशिया से भी संकेत मिक्स्ड टाइप पर ही देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एफआईज की कैश में 8वें दिन हमने बिकवाली देखी है और ये चिंता बाजार को लगातार परेशान कर रही है, क्योंकि देखिए बाजार के लिए 2 पिलर्स हैं। डीआईआई से तो सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन एफआईज का पैसा जब तक नहीं आएगा बाजार में, जब तक हॉट मनी नहीं आएगी, तब तक शायद मूड उतना बेहतर नहीं हो पाएगा। ब्रेंट क्रूड एक अच्छी चीज है भारतीय बाजारों के लिए, क्योंकि थोड़ी सी नरमी वहां पर आई है और नरमी इस वजह से आई है कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते को लेकर उम्मीदें बढ़ रही हैं। अमेरिका इसमें मध्यस्थ की भूमिका में एक तरह से है, पहल भी कर रहा है। देखते हैं वहां से क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन नतीजों के फ्रंट पर बात करें, कुछ ये आखिरी कुछ नतीजे हैं। ग्लेनमार्क के अच्छे नतीजे आए, आरवीएनएल, उत्कर्ष, स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजे कमजोर देखने को मिले हैं। एमएनएम का शेयर आज फोकस में रहेगा, क्योंकि इनकी जो नई ईवी की जो रेंज आई है उसको जबरदस्त बुकिंग मिली है। 30,000 के आसपास की बुकिंग ऑलरेडी इनको पहले दिन मिल गई है। बीएचईएल को करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए के आसपास के प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिले हैं, तो ये शेयर भी फोकस में रहेगा। और बीएचईएल ऊपरी स्तरों से काफी करेक्ट हुआ शेयर है, तो इसमें हम आप लोअर लेवल से बाइंग देख सकते हैं। ये 4 ट्रिगर्स आपके लिए स्क्रीन पर। बिल्कुल, तो ये 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए, एक करके एक सब पर विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन आज सुबह 5:30 बजे के आसपास दिल्ली एनसीआर रीजन में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मैं तो यहां पर मुंबई में बैठी हूं, लेकिन अभिषेक और डिम्पी सबसे पहले आप बताएं, क्या कुछ महसूस किया आपने और क्या ये आपके लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था? नहीं, कई बार भूकंप का, दिल्ली तो खैर केंद्र ही है भूकंप के झटकों का। यहाँ पे साल में कम से कम 4-5 बार भूकंप आता है शीशा। और ये जो, हालांकि इस बार रिक्टर स्केल 4 था और करीब 5 ही किलोमीटर की डेप्थ थी, कुछ ज़्यादा डेप्थ नहीं थी, तो इसलिए फील थोड़ा ज़्यादा हुआ। और आप मानेंगे मैं तो सिर्फ उठा ही था, और एग्जैक्टली मैं इस बार 5:30 पे उठा और 5:36 पे भूकंप का झटका था। तो उठते मेरे को लगा बहुत ज़ोर से चक्कर आ रहा लगता है मेरे को, तो मैं बैठना पड़ा। तो बात पता लगा ये चक्कर नहीं था, ये तो चक्राने वाला चक्कर था। ये तो सभी लोगों को फील हुआ और बहुत ज़ोर से भूकंप इस बार फील हुआ दिल्ली वालों को और दिल्ली एनसीआर वालों को, इनफैक्ट मैं बोलूँगा। तो ये प्राकृतिक थोड़ा है, चिंता है। और हम फॉल्ट लाइन 4 पे हैं एक्चुअली में, तो हम तो अब आदी ही हो गए हैं। बट ज़्यादा बड़ा झटका ना आपको मार्केट से लग रहा है। वो झटका इतना है ना, वो ऐसा मतलब बिना आवाज़ के झटका है और बिना वैसे वाला झटका है, वो बहुत काफ़ी गंभीर है शीशा। वहाँ से प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। ये तो आया और बेचारा चला भी गया, 20 सेकंड फील हुआ, लेकिन वो झटका तो 1.5 महीना हो गया, अभी तक झटके खा रहे हैं। बिल्कुल, बाजारों में तो पिछले कुछ महीनों से काफ़ी भारी झटके दिख रहे हैं। अभी अभिषेक हमें बता रहे थे निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल से करीब 12% गिर चुका है और स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स में भी करीब 18 से 20% की गिरावट ऑल टाइम हाई लेवल से दिखी है। तो वैल्यूएशन को लेकर अब शायद जो चिंताएं थी पहले, वो कम होती हुई नजर आई। लेकिन ग्लोबल बाजारों से संकेत अभिषेक किस तरह के निकल कर आ रहे हैं? ओवर द वीकेंड ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं था और शुक्रवार को भी अमेरिकी बाजार मिले जुले ही बंद होते हुए नजर आए।
बिल्कुल आशीषा, देखिए ग्लोबल संकेतों की बात करें मिक्स्ड हैं, लेकिन ग्लोबल क्यूज मतलब बाजारों के लिए काम भी उतने नहीं आ रहे हैं। अगर कोई बुरे संकेत हैं तो वो तो बाजार पर प्रेशर बनाते हैं, अच्छे संकेत बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो बाजार में, हम देख रहे हैं। डिम्पी अभी कह रहे थे कि नहीं नहीं, ये बाजार को जो झटके लग रहे हैं उनका बंद होना बहुत जरूरी है। देखिए अच्छा, ये भूकंप से याद आया कि एक बार मैं और डिम्पी हम लोग साथ में स्टूडियो में थे और यहाँ पर भूकंप का बहुत जोर से झटका आया था और यहाँ पर लाइट्स कैमरा सब कुछ हम लोगों ने हिलते हुए भी देखा है और वो करीब 5-10 सेकंड तक वो माहौल बड़ा टेंस वाला रहा था। खैर ग्लोबल बाजारों पर लौटें तो डाउ जोन्स में हमने करीब 165 अंकों की गिरावट देखी है। नैस्डैक में कल हमने शुक्रवार को माफ कीजिएगा तेजी रही 80 अंकों के आसपास की और 20,000 के ऊपर निकल गया नैस्डैक लगातार तीसरे सत्र में मजबूती के साथ। S&P 500 में थोड़ा सा कह सकते हैं कि सपाट क्लोजिंग हुई नेगेटिव बायस के साथ में। लेकिन महंगाई के जो आंकड़े आए थे अमेरिका में, ज़्यादा उसका कोई प्रभाव हमें देखने को नहीं मिला। रिटेल सेल्स के नंबर आए, रिटेल बिक्री जो है 0.9% गिरी है, अनुमान था 0.2% की कमी था, उससे भी ज़्यादा बाजारों में कोई ज़्यादा हमने टेंशन देखी नहीं। और जो डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैक्स को लेकर जो बातचीत हो रही है, अब चूंकि इमीडिएट इफेक्ट से नहीं लगाया जा रहा, उसको आगे तारीख तय की जाएगी, अलग अलग देशों के हिसाब से उसको तय किया जाएगा, तो उसको बाजार ने फिलहाल तो डिस्काउंट करके ही रखा हुआ है, ज़्यादा कुछ जानने के लिए वहां पर है नहीं। एशिया में भी मिला जुला कारोबार है। जापान के बाजार निक्के में दूसरे दिन गिरावट है, हल्की कमजोरी पर बंद हुए हैं। जापान में तीसरी तिमाही के जीडीपी ग्रोथ के नंबर आए हैं और एनुअलाइज्ड बेसिस पर अगर हम बात करें तो 2.8% बढ़ी है जीडीपी, अनुमान था 1% का। तो एक्चुअली एक्सपोर्ट में काफी तेज राइज है जापान के, उसके चलते जीडीपी में हमने ये ग्रोथ देखी है। हैंगसेंग की बात करें तो करीब 300 अंकों के आसपास की मजबूती है, लगातार दूसरे सत्र में हमने ये तेजी देख रहे हैं और चीन में हल्की सी तेजी पर कारोबार हो रहा है। ओवरऑल हम कहेंगे कि एशिया से ज्यादातर बाजारों के लिए जो संकेत है वो ठीक ठाक है। कोरिया में लगातार 5वें सत्र में तेजी है। सोने में मुनाफा वसूली का दौर है। हमने देखा था कि $2960 के ऊपर सोने के भाव चले गए थे। सेफ हेवन डिमांड बढ़ने से थोड़ी सी वहां पर प्रॉफिट चेकिंग आई है और $2900 के आसपास के भाव हैं। लेकिन क्रूड में थोड़ी सी राहत है, हालांकि रेंज में कच्चा तेल है लेकिन $75 के नीचे भाव आया है और ये नरमी इस वजह से आई है क्योंकि बातचीत चल रही है कि शायद रूस और यूक्रेन के बीच में पीस टॉक्स हो जाए। देखते हैं कब होता है, किस तरह से होता है, लेकिन थोड़ी सी पॉजिटिविटी जरूर वहां से बिल्डअप होती हुई दिख रही है। डॉलर इंडेक्स में भी नरमी है, 106.65 के आसपास है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड में भी नरमी है, 4.47% के आसपास है। तो देखिए ज्यादातर अगर हम संकेतों की बात करेंगे तो संकेत ठीक ठाक है बाजार के लिए सपोर्टिव है, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन एक जो चिंता बाजार को लगातार खाई जा रही है वो है एफआईज की बिकवाली। लगातार हम 8 सत्र की बिकवाली फिर से देख चुके हैं। वो 800 करोड़ रुपए वाली सबको याद होगी, उसके बाद से हमने कभी भी कोई खरीदारी का आंकड़ा देखा नहीं है एफआईज की तरफ से। तो ये चिंता बाजार को जरूर परेशान कर रही है। तो जरा इन आंकड़ों को समझते हैं कि कैसे देखना चाहिए और बाजार की आज क्या चाल होगी, इस हफ्ते किस तरह से आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। डिम्पी, एफआईएस की जरा लॉन्ग होल्डिंग के बारे में बताइए कि किस तरह की लॉन्ग होल्डिंग आई है, क्योंकि ये कैश में 4200 करोड़ रुपए की सेलिंग रही है, लेकिन फ्यूचर्स की बात करें छोटी सी बाइंग इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास की रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कैश में बैक टू बैक सेलिंग हो रही है, तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस में किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ मैनेज हो जाता है, यानी कि बाय हो जाता है, हेज हो जाता है, जैसे आप इसको मर्जी समझ लें। इसलिए टोटल की जो लॉन्ग होल्डिंग्स है क्योंकि लॉन्ग होल्डिंग से टोटल गेम होता है, उसके अंदर किसी तरह का कोई मेजर बदलाव नहीं हो रहा है। वो अभी भी 15% पे जस की तस फंसी हुई है और 85% शॉर्ट है मार्केट्स के अंदर। वो शॉर्ट भी हैं और लाइट भी हैं। एफआईज दो तरीके से काम है, मतलब पहला तो वो कम है ना, तादाद में कम है क्योंकि एग्जिट हो चुका है बहुत सारे लोगों का। दूसरा जो हैं वो भी अभी भी नेगेटिव फॉल पे हैं, 85% अभी भी नेगेटिव लेके बैठे हैं, यानी कि शॉर्ट्स लेके बैठे हैं और लॉन्ग साइड 15% है। एक और चीज़ है, रिटेल के पास करीब 70% का लॉन्ग है और इसमें भी कोई खास कटौती नहीं हो रही है। अच्छी चीज़ इस पूरे कुल मिला के सेशन में ये रही कि भाई रिटेल ने काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहा है इस तरह की गिरावट को। अमूमन इससे पहले हम देखते थे बहुत जल्दी जल्दी स्टांस चेंजेस होते थे, लेकिन इस बार स्टांस उतनी जल्दी जल्दी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो ये एक पॉइंट है। तीसरा पॉइंट मैं इस समय बोलता हूँ वो है डीएस की होल्डिंग का। 58% अराउंड इस समय डीएस की होल्डिंग है, 58-60% अराउंड तो डीएस की होल्डिंग है इस समय। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव है कि जहाँ पर डीएस की होल्डिंग इतनी है। तो पॉइंट मेरे पास कुछ कहने के लिए ऐसा सच नहीं है।
रोज़ रोज़ मैं एक ही बात रिपीट करूं कि एफआईज नहीं आ रहे हैं, उनकी वजह से हमको प्रॉब्लम हो रही है। हम बैक टू बैक अपने लोस को टेस्ट करते हैं, ना केवल टेस्ट करते हैं। आप तो शुक्र मानिए शुक्रवार के दिन आपका कम से कम सेकंड हाफ थोड़ा ठीक हो गया, नहीं तो फर्स्ट हाफ तो इतना भयंकर और इतना कातिल था कि फर्स्ट हाफ में ही सबको ये समझ में आ गया कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और एक और प्रॉब्लम, जब फ्राइडे को इस तरह की गिरावट आती है ना, तो आपके पास देनदारी का प्रेशर बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अपने कहीं ना कहीं रिलेशन में काम हो रहे होते हैं, तो फ्राइडे को आपके पास ज़्यादातर लोगों का मैसेज आए होंगे कि भैया कुछ पैसे कीजिए अकाउंट में, नहीं तो फिर माल काटना पड़ेगा क्योंकि मार्केट है। और उसमें आपके पास कोई जवाब भी नहीं। आप ये भी नहीं उनसे कह सकते कि नहीं मेरे को 2 दिन का समय दे दो। अरे 2 दिन में कैसे ठीक होगा, हो ही नहीं रहा। अगर होना है तो आज भी ठीक हो सकता था, लेकिन आज फिर से सोमवार का सेशन है और आपको लाल निशान गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा हो, 23,000 का लेवल आप तोड़ के बैठे हुए हो। तो कुल मिला के कहने का मेरे मतलब ये है कि मार्केट्स के अंदर अभी भी चीज़ें उतनी या उस लिहाज से ठीक नहीं हो रही हैं, और उसके लिए एफआईज का ज़ोरदार रिस्पांस की बहुत सख्त ज़रूरत है। वो अभी तक तो एब्सेंट है, तो इसलिए जब तक वो नहीं आए, जो भी चीज़ आ रही है उसको वापस टाटा बाय बाय थैंक यू वेरी मच करके चले जाना देना। क्योंकि पिछले 4-5 ट्रिगर्स आपने टेस्ट करके देख लिए, दिल्ली इलेक्शंस, साथ में उसके बाद आरबीआई की पॉलिसी, उससे पहले बजट, फिर डोनाल्ड ट्रंप का थोड़ा बहुत टैरिफ वाला मामला, ये सब डाइजेस्ट हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी बाजार के अंदर होल्डिंग्स नहीं बढ़ रही हैं। तो इसलिए एफआईज को अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर एफआईज क्या देख के आएंगे? वो अभी आपके अलावा पूरे विश्व को देखेंगे, तो फिलहाल उनको जहाँ पे जैसे जिस रूप में समझ में आएगा तब वो इंडिया में आएंगे। इससे बेहतर स्थिति, इससे ख़राब स्थिति भी इंडिया की रही है, तब वो थे इंडिया में, लेकिन आज थोड़े कई मामलों में बहुत बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद भी आज वो नहीं है। तो उनका अपना अपना स्टांस है, वो अपने हिसाब से चेक करेंगे। एक पॉइंट मैं आपको और फील करवा देता हूँ, मैंने जस्ट 20 साल का निफ्टी का डाटा एक चार्ट पे मेरे को मिला है, उस टेबल मिला है एक्चुअली में, उस टेबल के बेसिस में बताता हूँ। पिछले 3 साल के अंदर ये जो 10 से 12% की गिरावट आई है करीब मंथ या 2 मंथ में, ये पिछले मेरे हिसाब से 2020 को छोड़ दो, तब तो कोविड वाला मैटर था, मैं 21 वाले मैटर्स में भी नहीं देख रहा हूँ, 21, 22, 23, 24 इस सब में कभी भी इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई। तो आप ही पहली बार देख रहे हो 3 साल में, जो मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा गिरावट 2024 के 6% की आई, वो भी अक्टूबर के अंदर आई, जहाँ से एक्चुअली फॉल होना शुरू हुआ था। वो 2024 का अक्टूबर खराब रहा, फिर उसका नवंबर टूटे, दिसंबर टूटे, अब जैन में टूटे, फेब में भी टूट रहे हो आप। तो कुल मिला के अभी तक हम गिरावट के ही तर्ज पर हैं और एवरेज में करीब 10% से ज़्यादा तोड़ चुके हैं। फिलहाल वेट एंड वॉच करो और कुछ नहीं। आगे मैं निफ्टी का चार्ट वगैरह आपको दिखा दूंगा, फिर आप देख लीजिएगा क्या करना है इसमें। बिल्कुल, तो एफआईआईज के फिर से लौटने की उम्मीद और सबकी उम्मीदें इस पर कायम है। लेकिन इसके अलावा बाजारों की बात करें तो पिछला हफ्ता और शुक्रवार का सत्र दोनों ही कमज़ोर था भारतीय बाजारों के लिए। शुक्रवार को तो कमज़ोरी दिखी ही, लेकिन पिछले पूरे हफ्ते के लिए निफ्टी करीब 2% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। कई सारे सेक्टर्स जहां पर दबाव दिखा, एफएमसीजी इंडेक्स में 3.5% की गिरावट दिखी, और इसके अलावा आईटी, मेटल, पीएसयू बैंक सभी सेक्टर से दबाव नजर आया। लेकिन आज कमजोर ओपनिंग के संकेत फिर एक बार भारतीय बाजारों के लिए हल्की सी कमजोरी, करीब 20 अंकों की गिरावट। डिम्पी, किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? 23,000 के नीचे शुक्रवार को बंद होते हुए नजर आए थे, आज कौन से लेवल्स पर नजर रखें? देखिए शीशा, रणनीति तो इसमें क्या बन पाएगी, क्योंकि मार्केट तो गिर रहा है और हम सब टिपिकली बायर्स होते हैं, तो मार्केट के अंदर एज सच कोई रणनीति नहीं है। हाँ, बस बचाव है। तो मैं इसको रणनीति के शब्द को थोड़ा सा बदल के बोलूँ कि हम कैसे बच सकते हैं, कैसे अपने आप को कम से कम लॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये होगा। ये आप गोल वाला साइन देख पा रहे हो कि जहाँ से रिवर्सल आया था, यही हम थे जहाँ पे पुल बैक आपको बता रहे थे, और इमली बात बहुत अच्छे से आपके सामने बताई थी। देखिए ये हम बहुत ही नाजुक जोड़ पर चल रहे हैं, अगर यहाँ से पार हुआ तो बहुत बढ़िया रैली देखेंगे, नहीं तो हम वापस उसी लेवल को टेस्ट कर देंगे जिस लेवल से हम चल के आए हैं। और सरस्वती जीवा पे बैठी, फेल हुआ और उसी लेवल पे आप वापस पहुँच गए जहाँ पर आप टेस्ट करके आए थे। यानी कि नेगेटिव स्टांस रिमेन्स द सेम, और उसमें देख रहे हो आप किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, जस का तस है। ये ठीक कहाँ पे होगा? जब तक इस जंक्शन को पार नहीं करेंगे। जंक्शन कौन सा है? ये 23,500 का है। तो जब तक 23,500 550 की रेंज आप फाइनली पार नहीं करते, तब तक आप बिल्कुल डल बुझे हुए और आपके पास मार्केट में चलने के लिए या चलाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। चार्ट को हटा दीजिए। अब आते हैं डाटा पे, डेरिवेटिव्स का डाटा दिखाना।
उसके अंदर एक और चीज़ आपको दिखेगी कि अभी भी शॉर्ट्स हो रहा है, बट एक चीज़ मेरे को कुल मिला के अच्छी दिख रही है। अच्छी भी क्या, मैं उसको वर्ड अच्छा बोल देता हूँ, है तो कुछ भी अच्छा नहीं बट फिर भी बोल देता हूँ उसके लिए, वो है ओपन इंटरेस्ट। हायर द ओपन इंटरेस्ट के साथ ज़्यादा प्राइजेस के साथ बाजार नीचे नहीं आ रहा। ये इसलिए आप जो देखते हो ना, आपने फ्राइडे के सेशन में जो फील किया था कि एकदम से 350 पॉइंट तक निफ्टी चला गया था नीचे, फिर वापस 150-200 पॉइंट ऊपर रिकवर करके आया, ये उसी वजह से हो रहा है क्योंकि ओपन इंटरेस्ट काफ़ी कम है। दिखा दो जरा फ्यूचर्स वाली प्लेट, उसमें आपको दिख जाएगा ओपन इंटरेस्ट छपा हुआ। मैंने तो खैर देख के ही छापा है, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर ना ज़्यादा बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। तो ना ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होने से क्या है, जो चीज़ हो रही है ना वो हल्के हाथ से हो रही है। आप ऐसे ऐसे मूव कर रहे हो, ऐसे ऐसे मूव, एकदम से गिर जाते हो, फिर थोड़ी सी रिकवरी आ जाती है। कहने का मेरे मतलब है कि फ़िलहाल अभी थोड़ा रुकना चाहिए। कोई भी क्रिटिकल लेवल आपने पार नहीं किया। सपोर्ट कहने को सपोर्ट्स हैं, लेकिन सपोर्ट टेस्ट भी हो रहे हैं और टूट भी रहे हैं। ये आप चेक कर रहे होंगे, ओपन इंटरेस्ट है। देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये वैल्यू में लिखा हुआ है एक्चुअली में। चलो मैं आपको परसेंटेज में बता देता हूँ, मेरे को तो याद ही है, वह है 0.6। 1% का भी ओपन इंटरेस्ट नहीं हुआ। और आप ऊपर देख रहे हो कि जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चेंज है वो सिर्फ 1 लाख का है। अब आप देखो कि टोटल ओपन इंटरेस्ट तो है 2.25 करोड़। ध्यान देना मेरी बात को, बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ। टोटल ओपन इंटरेस्ट है 2.25 करोड़ और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट तो है सिर्फ 1 लाख का, सिर्फ 1 लाख का। तो कितना बड़े क्वांटम में से कितने छोटे से क्वांटम के साथ आप ऊपर नीचे कर रहे हो, तो टोटल 1% भी नहीं है, ठीक है ना, 0.6 बनता है। तो कहने का मेरे मतलब है जो हो रहा है वो हल्के हाथ से हो रहा है, इसलिए उतार चढ़ाव बहुत फास्ट है। इस उतार चढ़ाव के अंदर आपको 2 काम करने चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको लग रहा होगा तो क्लासरूम जैसा रहता है, क्लासरूम नहीं है बॉस। अब करें क्या, अब मार्केट कुछ करने दे तो करे ना, मार्केट कुछ तो करना ही नहीं दे रहा, तो आपको भी शांति से बैठना है। सेम चीज़ रिपीट होगी। और रिपीट ये है कि बाय राइट एंड सिट टाइट। इस तरह के मार्केट के अंदर आपको बढ़िया शेयर, बढ़िया इंडेक्स के लेवल्स आपको लेके बैठने हैं। दूसरा, आपको एकोमोलेशन का स्टांस रखना है, आपको बाय नहीं करना। बाय और एकोमोलेशन में फ़र्क क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जेब में आपके 100 रुपये हैं, आपने पूरा मार्केट में 100 रुपये के 100 रुपये लगा दिए, इसको कहते हैं बाय। एक होता है एकोमोलेशन, आपकी जेब में 100 रुपये हैं, हर बाज़ार की गिरावट पे आप 10-10 रुपये लगा रहे हो, यानी कि इकट्ठा कर रहे हो, तो इसको कहते हैं एकोमोलेशन। एक एकोमोलेशन वाले स्टांस को आपको पकड़ के रखना है, क्योंकि मैं और आप दोनों नहीं जानते कि मार्केट की डेप्थ कितनी ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा, खुदा ना खास्ता अगर 22,800 के नीचे आप क्लोज करना शुरू कर गए ना, तो एक नए दौर का, एक नए युग की गिरावट वापस में नहीं शुरू हो सकती है। इसलिए भगवान से अगर प्रार्थना करनी है, यही प्रार्थना करो कि एक तो एफआईज इंडिया में लौट आए बायर होके, दूसरा ये 22,800 बच जाए, 23,000 का बेस बन जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है सर कि इसका बेस बन जाएगा? इसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 60% है। अभी भी मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी एक बेस का फॉर्मेशन काम कर सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा, ये बेस बन जाएगा और उसके बाद यहीं से ही आपके पास बाज़ार में बढ़िया दिन आएंगे। लेकिन इसको अभी ये प्रोसेस में है, तो मैं भी अभी बहुत कन्विक्शन के साथ नहीं कह पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको 60% का फिर भी क्वांटम दे रहा हूँ कि 60% चांसेस है कि यहीं पे मार्केट अपना नियर बाय का कहीं ना कहीं बॉटम ढूंढ लेगा, बनाएगा और एक राउंड की वापस तेज़ी मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग के तौर पर आ सकती है। प्रोबेबिलिटी इसकी 60% बनती है। ठीक, तो ये पॉइंट मेरे को आपके सामने और रखना था। कुल मिला के लेवल्स में क्या बोलना क्या है, क्योंकि आप 23,000 के नीचे बंद हुए, 22,800 आपका पहला और पैनिक वाला एक सपोर्ट एरिया, मैंने चार्ट में ऑलरेडी आपको दिखा भी दिया है कि वो बार बार वहीं जगह पे बॉटम बना हुआ है। दूसरा पॉइंट है पुल बैक आओगे तो 23,200, 23,350 के रेजिस्टेंसेज हैं। ये रेजिस्टेंसेज पार होंगे तो फिर 23,500 का रेजिस्टेंस आएगा, 23,500 का रेजिस्टेंस पार होगा तो 23,800 का रेजिस्टेंस आएगा, फिर वो पार होगा तो फिर आपका दिन ठीक होगा। तो वनवास के दिन अभी काफ़ी लंबे हैं, तो फिलहाल थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी, मन, भाव और भावनाएं सबको संभाल के रखना पड़ेगा। ठीक है, निफ्टी को लेकर ये रणनीति हो गई और निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक बहुत ज़्यादा लेकिन थोड़ा सा बेहतर ज़रूर दिखा है। और हमने शुक्रवार को भी देखा था कि लोअर लेवल से रिकवर करके 49,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी है निफ्टी बैंक ने। एक अच्छी चीज़ ये है बैंकिंग फाइनेंशियल के लिए, जितने भी एक्सपर्ट्स से बातचीत करें डिम्पी, सबका लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम 2-3 सेक्टर पूछ रहे हैं उसमें बैंकिंग फाइनेंशियल जरूर हैं। तो ये एकुमुलेशन वाली थ्योरी तो अच्छी काम कर जाएगी, जो निवेशक हैं ठीक है उनके लिए तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बैंकिंग शेयर में बन सकती है। लेकिन जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करें? 49,000 के आसपास निफ्टी बैंक, आज की रणनीति क्या होगी? देखिए, स्विंग ट्रेडर्स को तो एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, उनको तो मौका देख के चौका लगाना चाहिए।
ये स्विंग ट्रेडर्स का पहला नियम भी है और रूल भी है और इसी ट्रेड का एक लेसन भी है। ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट भी आपकी स्क्रीन पर डाला है ताकि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को पिक्टोरली यानी कि पिक्चर के हिसाब से भी देख पाएँ। पिक्चर के हिसाब से ये बता रहा होगा कि जो मैंने डॉट डॉट और लाइन लास्ट में खींची हुई है ना, निफ्टी उस डॉट 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 वाली लाइन पे वापस आ गया था, बट बैंक निफ्टी ने अभी भी अपने पैनिक लोज नहीं बनाए हैं। ये देख रहे हैं, मैं बाकायदा आपके लिए मार्क कर रहा हूँ। तो देयर इज़ अ ह्यूज गैप अभी भी पैनिक लोज बनने में, और ये पैनिक लोज बनेंगे करीब 48,000 के अराउंड। तो अभी हम कल बंद हुए हैं 49,099 पे, ठीक है। तो अभी भी हमारे पास 1000 पॉइंट हैं कि जो अपने पैनिक लो से ऊपर है। इसलिए आप ये बात कह रहे हैं कि अभी हमने बैंक निफ्टी के अंदर वो लेवल्स नहीं देखे, और बार बार आपको एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा दम दिखता है, बट इसकी भी वही मेजर प्रॉब्लम है, जहाँ पे बहुत ही नाजुक दौर था वहाँ पे वॉल्यूम क्रैश आउट हो गया और उसके बाद ये सब गिरा गए। आपने देखा होगा सेम निफ्टी का भी ऐसे ही गोला खींच के हमने आपको इसी एवरेज के जंक्शन पे बताया था, और बैंक निफ्टी के भी इसी एवरेज के जंक्शन पे था। यानी कि मैं एक बात बोल सकता हूँ आपसे कि मार्केट ने अपनी बहुत बड़ी और अच्छी अटेम्प्ट को फेल कर दिया मार्केट ने। अब ये वापस कब अटेम्प्ट बनेगी, कब इन दोनों लाइंस के ऊपर हम आएंगे, कब एक जंक्शन का ब्रेकआउट होगा, वो अभी समय लगेगा, लेकिन जब भी होगा बहुत अच्छे से होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, क्या करना चाहिए, तो इसके अंदर भी एकोमुलेशन के स्टांस को मेंटेन रखना चाहिए। आपके पास 5 या 7 लॉट लेने की कैपेसिटी है तो एक एक करके डालते जाओ। आपने बोल रहा सर हमने 10 में से 8 लॉट तो डाल ही दिए, भाई 2 तो बचे हैं, 2 और होल्ड करो। और एक और चीज़, जिन्होंने पहले ही पैसे काफ़ी डाल रखे हैं उनको अपने पैसे बचाने के लिए थोड़ा बहुत पैसा लिक्विडिटी के फॉर्म में रखना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि ठीक है आपने 4 लॉट ले रखे होंगे, आपके पास कैश है और आपको ये लेवल्स अट्रैक्ट भी करते हैं कि नहीं एक और ले लेता तो मेरी एवरेज गिर जाएगी। ज़्यादा माल मत भरो बॉस, जो ले रखा है उसी को संभाल लो। बोले नहीं सर ले लेंगे नीचे का तो हमारी एवरेज आ जाएगी, आप क्यों रोक रहे हो एवरेज करने से। बॉस एवरेज तो आ जाएगी, क्या मैं और आप ये दोनों जानते हैं कि इससे ज़्यादा बाजार नहीं गिरेगा, और मान लो यही एवरेज और ख़राब होगी देन तो आप उतना ही मान लो जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। दुनिया की देखादारी में मत जाओ और ये यूट्यूब वीडियोस देखना थोड़े और कम कर दो। यूट्यूब वीडियोस के अंदर जो देखा और दिखाया जाता है, भगवान जाने वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। उनको देख के तो कई बार ऐसा लगता है कि भगवान ने लगता है सारा किस्मत और सारा सब कुछ उन्हीं को दे दिया। वो तो कहते हैं हम गिरते हुए मार्केट के अंदर भी कमा रहे हैं और बहुत अच्छा कमा रहे हैं, 10-10 करोड़ कमा रहे हैं। ऐसे यूट्यूबर्स को भी मैंने देखा है, वो चलते मार्केट में भी कमाते हैं, गिरते मार्केट में भी कमाते हैं। तो मैं बहुत सारे इस देश के फंड म्यूचुअल फंड्स वाली कंपनी, भैया उन यूट्यूबर्स को रख लो अपने यहाँ पे, और हो तो 1-2 चैनल के अंदर हम वैकेंसी निकलवा देते हैं, हमारे यहाँ पे भी आ जाओ, जरा हमें भी बता दो कैसे होता है। भगवान जाने वो कैसे करते हैं, नहीं जाने, हमें नहीं पता, बट थोड़ा आप उनके वीडियोस को कम देखो क्योंकि आप उनकी बराबरी नहीं कर पाओगे। अगर वो सच बोल रहे हैं तब भी, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तब भी। झूठ की तो वैसी बराबरी नहीं हो सकती, तो सच की बराबरी करने के लिए भी फिर बहुत बड़े लेवल्स पे वो कुछ सोच रहे होंगे, कर रहे होंगे, इनका अपना इंटेलिजेंस होगा, वो हमारे पास नहीं है। ठीक है बॉस, ये बहुत क्लियर है। तो इसलिए यूट्यूब वीडियोस थोड़े कम देखो। उससे होता क्या है कि आप एकदम से आपका स्पार्क हो जाता है, इग्निशन हो जाता है, और आप फिर गलत डिसीजन ले सकते हो। और एक और चीज़ थोड़ा मैं बोलूँगा, अपने बच्चों के ना पेपर चल रहे होंगे, अमूमन दिल्ली में इस समय पेपर्स होते हैं बच्चों के, अक्टूबर मार्च का मंथ चल रहा है, उनकी पढ़ाई की तरफ और अपने घूमने फिरने की तरफ के बारे में सोचो। मार्केट को थोड़ा भूल जाओ कुछ दिनों के लिए, भूल जाओ बाजार को, क्योंकि बाजार को देखने से और बार बार उसको और घूरने से तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। आप बीमार हो जाओगे, मार्केट बीमार नहीं होगा। ठीक है, मार्केट तो फिर ठीक हो जाएगा, आपकी बीमारी आपके बाद गले पड़ जाएगी ज़िंदगी भर के लिए। क्यों डिप्रेशन को अपने खुद बुला रहे हो अपने आप ही। थोड़ा कम देखो मार्केट को, थोड़े वीडियोस कम देखो, थोड़ा शांति और मेडिटेशन वगैरह करो। अगर आपने कुछ ले रखा माल तो उसको होल्ड करो, बाय राइट एंड सिट टाइट करो, वॉल्यूम को थोड़ा कम रखो, एकोमुलेशन के स्टांस को बना के रखो। यही पॉइंट्स हैं बोलने के लिए। लेवल्स मैं आपको फिर से बता देता हूँ। 49,000 के आप ऊपर बंद हुए हो तो 49,000 के नीचे सपोर्ट है, जैसे कि 48,800 का सपोर्ट है। ठीक, ऊपर आओगे तो 49,000 पहला, 500 पहला रेजिस्टेंस बनेगा, 800 दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा। सारे लेवल्स की एक ही बात है, 23,800, 50,800 ले आओ, ठीक हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, काम करने का तरीका भी बता दिया। और मेरी यूट्यूबर्स वालों से लड़ाई नहीं है बॉस, उनसे मेरी लड़ाई नहीं है, बट मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि हम सब आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे बॉस। आपके पास पैसा, इंटेलिजेंस, नेटवर्किंग बहुत सब ज़्यादा हो सकती है। एक आम आदमी, जिसमें से मैं भी अपने आप को उसी में काउंट करता हूँ, हम सब के पास इतना बड़ा एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो हम सब आपको देख के एंजॉय तो कर सकते हैं, आपके जैसे बन नहीं सकते। तो ये मेरा एक पॉइंट है।
दिवांग शाह इस बीच मेरे साथ जुड़ गए हैं, आज के हमारे मेहमान हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। और मेहमान भी जुड़ेंगे तो उससे बातचीत होगी। दिवांग भाई, निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपका टेक, फिर हम स्टॉक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। तो बात करें निफ्टी की तो हमने देखा मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी है। तो हम जैसे प्रीवियस भी जैसे कहते हैं कि ज्यादा ट्रेड्स यहाँ पे ना ले दिस पर्टिकुलर जंक्चर। डेफिनेटली सपोर्ट पे है और 22,750 निफ्टी का सपोर्ट है। हमने देखा प्रीवियस भी यही जोन से वापस हमें एक बाउंस देखने मिला। तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट ले रहा है मार्केट। 22,750 का सपोर्ट है, 23,150 फर्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक करता है तो देन 23,250 एक मेजर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखे भी मार्केट में रिस्क जो एपेटाइजर जिनका ज्यादा वही ट्रेड्स देखें इंडेक्स स्पेसिफिक। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे कंपेयर टू निफ्टी यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर लग रहा है। 48 इमीडिएट जो सपोर्ट आता है 48,700 का बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। 49,600 ना इमीडिएट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, ये लेवल्स आपने बता दिए देवांग ने। देवांग भाई, गुड मॉर्निंग। बताइए आपके शेयर्स कौन से होंगे आज के लिए? नया हफ्ता है लेकिन बाजार की कहानी वही पुरानी है। डेफिनेटली गुड मॉर्निंग। तो जैसे हमने बात की कि मार्केट में काफी वॉलेटाइल हमने देखने मिला है, तो हम स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे। तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे काफी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाना। डेली चार्ट हमने देखा एक गिरावट में मार्केट में भी ये स्टॉक एक संभला हुआ स्टॉक है। तो ये लेवल से भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 1680, टारगेट है 1770। नेक्स्ट स्टॉक मेरा सेल साइड रहेगा अपोलो टायर। अपोलो टायर की ओवरऑल बात करें तो जो स्टॉक है वो लोअर टॉप लोअर स्ट्रक्चर में स्टॉक ने एक मेजर सपोर्ट भी ब्रेक किया है। तो हमें लगता है और इसमें गिरावट देखी जा सकती है। तो अपोलो टायर सेल की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 424, टारगेट है 395। ठीक है, तो अपोलो टायर्स पर बिकवाली की राय 395 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 424 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह यहां पर देवांग ने दी है। लेकिन नतीजे, स्टॉक्स इन न्यूज और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, यहां पर पूरी डिटेल्स लेकर अब हमारे साथ शरद और जुनैद जुड़ चुके हैं। शरद, सबसे पहले आपके पास आएंगे नतीजे। कुछ 3-4 कंपनियों के नतीजे शुक्रवार को मार्केट आवर्स के बाद आए, किस तरह के नतीजे रहे और उसके अलावा खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं वो भी बताएं। जी बिल्कुल, नतीजे वाले शेयर्स की अगर बात करें तो ऑफकोर्स अर्निंग सीजन के हम एंड पे आ चुके हैं और सबसे पहले जो है रहेगा वो रहेगा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे देखें तो कमज़ोर नतीजे देखने मिल रहे हैं। ओवरऑल देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे भी बड़ी गिरावट आई है। एसेट क्वालिटी बहुत बुरी तरह से जो है ख़राब आया है सिक्वेंशियली। और कंपनी देखें तो घाटे से जो है, आप माफ़ करेगा, मुनाफे से घाटे में आ चुकी है। तो ऑफकोर्स बहुत वीक सेट ऑफ नंबर्स आपको देखने मिल रहे हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के। आरबीएनएल की भी बात करें तो लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। नेट प्रॉफिट जो है आप देखें लगभग 13% का गिरावट आया है। और रेवेन्यू की भी बात करें तो यहाँ पे जो है गिरावट आई है लगभग 3% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मार्जिन्स में भी गिरावट आई है। ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए, 35% का रेवेन्यू ग्रोथ आया। और वही अगर बात करें तो कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है और कामकाज है घाटे से भी मुनाफे में देखने मिले है। यानी कि एबिडा लॉस है, एबिडा गेन पे आया है और कंपनी जो लॉस है जो प्रीवियस क्वार्टर था वहाँ से भी प्रॉफिट में देखने मिले। बट ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स जो है देखने मिले। और ABFRL की बात करें तो लार्जली इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स आया है। और खबरों वाले शेयर्स पे भी नज़र डाल देते तो एलेम्बिक फार्मा के लिए जो है पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। VAI जो वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड होता है US FDA द्वारा, उनकी प्लांट को आया है, नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट है। वही जाइडस लाइफ की बात करें तो US FDA इंस्पेक्शन खत्म हुआ है उनके महाराष्ट्र के API प्लांट में, जहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं आया। तो कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं आया तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव होता है फार्मा कंपनी के लिए। जाइडस लाइफ के अलावा M&M पे भी नज़र रखिएगा। इनके जो SUV की जो बुकिंग्स है पहले दिन 30,000 से ज़्यादा की बुकिंग्स हुई है और इसमें जो है बाजार का बुलिश नज़रिया बन रहा है EV स्पेस में। BHEL 6,700 करोड़ का ऑर्डर आया है सिंगररी कोलिनरीज से। वही राइट्स की बात करें तो NLC इंडिया से इनको लगभग 470 करोड़ रुपए का ऑर्डर देखने मिला है। और आखिर में ग्लेनमार्क फार्मा की भी मैं बात कर लूँ, जहाँ पे इनका US FDA इंस्पेक्शन से 5 ऑब्जर्वेशन आए हैं इनके इंदौर के प्लांट पे। तो ये अहम स्टॉक्स की न्यूज़ है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। अर्निंग सीजन अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन याद रखिए कि कुछ ब्रोकरेजेस इम्पैक्ट भी देखने मिल रहा है। और इसके सारी जो बात है अर्निंग्स का हुआ या कुछ नए चीज़ पे हुआ, वो सारे ब्रोकिंग इम्पैक्ट जो है लेके आएंगे हमारे साथ। जिन्हें बताए क्या इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपको ब्रोकरेजेस में।
बिल्कुल कई स्टॉक्स ब्रोकरेजेस पे भी फोकस है। शुरुआत करेंगे आईसीआईसीआई बैंक से। तो ओवरऑल सिटी का एक बाय रेटिंग है, जो टारगेट प्राइस है वो है 1,600 रुपये। ओवरऑल उनका मानना है कि अभी कंपनी जो है प्रॉफिटेबल ग्रोथ और रिस्क एडजस्टेड बेसिस ग्रोथ पर फोकस करेगी। इसके अलावा जो अनसिक्योर्ड सेगमेंट है कंपनी का, वो आगे ग्रेजुअली एक ग्रोथ दिखाएगा और ओवरऑल कॉस्ट एफिशिएंसी फ्रंट पर भी उन्हें एक रूम नज़र आता है। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव नोट आईसीआईसीआई बैंक के लिए। इसके अलावा पीआई इंडस्ट्रीज़ पर बात करेंगे। सिटी की बाय रेटिंग है, टारगेट प्राइस है 4,400 रुपये। ओवरऑल देखेंगे तो उनका जो एग्री केमिकल एक्सपोर्ट बिजनेस है, यहाँ पे उनको अब ग्रोथ नज़र आती है, वहाँ पे एक अपटिक नज़र आती है। इसके अलावा जो ग्लोबल डिस्टॉकिंग कंपनी कर रही थी, ये भी एक नियर कंप्लीशन पर आता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा इंडस टावर की बात करें तो सिटी की रिपोर्ट है बाय रेटिंग, टारगेट प्राइस है 490 रुपये। ओवरऑल देखेंगे ग्रोथ आउटलुक अगले 1 से 2 साल के लिए तो ओवरऑल पॉजिटिव उन्हें नज़र आ रहा है। और कंपनी ने जो अब एक एक्विजिशन की है, टोटल 16,000 टावर कंपनी ने एक्वायर किए थे, उसके चलते जो FY20 का टेनेंसी ग्रोथ है वो उन्हें 15% का दिख रहा है। इसके बाद IGL की बात करेंगे तो सिटी की रिपोर्ट है बाय रेटिंग यहाँ पर भी बरकरार है, टारगेट प्राइस है 25 रुपये ओवरऑल। इस पर उनका मानना है कि जो वॉल्यूम और मार्जिन गाइडेंस कंपनी ने जो दी है वो उन्होंने आगे चलकर भी मेंटेन किए। इसके अलावा जो CNG प्राइसेस है दिल्ली में, वो एक हाइक एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं जो आने वाले थोड़े वीक्स में नज़र आ सकते हैं। और लास्टली फार्मा स्पेस पर बात करेंगे। HSBC की रिपोर्ट है। ओवरऑल जो US टैरिफ के जो कंसर्न्स नज़र आ रहे थे, जो बाजार में चल रहे थे, उन्हें लग रहा है ओवरऑल वो ओवरडन अभी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आगे चल के 10% का हाइक भी देखने मिलता है टैरिफ में, तो उनके मानना है कि जो EPS ओवरऑल अर्निंग्स होगा फार्मा कंपनीज का 1 से 6.5% का इम्पैक्ट नज़र आ सकता है। ओवरऑल अगर हम बेयर केस देखें कंपनीज के लिए तो डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, ऑरोबिंदो फार्मा, सिप्ला और जाइडस, यहाँ पर एक हमें इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। और उनका मानना है कि सन फार्मा और टोरेंट फार्मा, ये दो कंपनीज में एक लोअर इम्पैक्ट नज़र आएगा क्योंकि इनका जो US एक्सपोजर है ओवरऑल कंपेयर टू पीयर्स, ये काफ़ी कम है। स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और खबरों के दम पर आज फोकस में रहेंगे, एक करके एक सब पर विस्तार में चर्चा करेंगे हमारे टेक्निकल और फंडामेंटल गेस्ट के साथ। ऑर्डर इनफ्लोज के दम पर फोकस में रहेंगे, उस पर एक टेक्निकल नजरिया ले लेते हैं। सबसे पहले BHEL, जहां पर कंपनी को 6,700 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। एक पावर प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला है कंपनी को, तो इस खबर के दम पे स्टॉक में आज एक्शन दिखेगा। और इसके अलावा रेलवे कंपनी राइट्स, इस कंपनी को भी करीब 460 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। अगले 36 महीने में ये कंप्लीट किया जाएगा। और NLC इंडिया से ये ऑर्डर मिला है। तो दो कंपनीज जो ऑर्डर विंस के दम पर आज फोकस में रहेगी, BHEL और राइट्स। देवांग, इन दोनों के चार्ट्स क्या कहते हैं? BHEL की बात करें तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है अभी भी लोअर टॉप लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये 197 के अबव ब्रेक नहीं करता, आई थिंक तब तक वेट एंड वॉच करना चाहिए। इफ ये 197 को स्टॉक ब्रेक करता तो पॉसिबल है नेक्स्ट जो लेवल है 205 207 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो अभी आई थिंक अवॉइड करना चाहिए, एक बार 197 ब्रेक करने का वेट करना चाहिए BHEL में। जहां तक रिट्स की बात करें, रिट्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए काफी वीक स्ट्रक्चर बनाना। डेली चार्ट स्टॉक से इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक करके स्टॉक करेक्ट हुआ है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक इसमें भी अभी ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, तो इसको अवॉइड करने की सलाह रहेगी। को अवॉइड करने की सलाह, एक है राइट्स और दूसरा है BHEL। ऑर्डर इनफ्लोज के दम पर स्टॉक में आज शायद थोड़ा सा एक्शन नजर आ सकता है। लेकिन इस बीच हमारे साथ प्रशांत सावंत भी जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ रेलवे स्टॉक्स की हमने बात की और उनमें से ही एक और स्टॉक पर नजर डालेंगे, टीटागढ़ रेल। 6% की गिरावट के साथ स्टॉक शुक्रवार को बंद होता हुआ नजर आया था। नतीजे काफी कमजोर थे। मुनाफे में करीब 16% का डिक्लाइन दिखा था सालाना आधार पर, जिसके चलते 5.5% की गिरावट शुक्रवार को दिखी थी। इस बड़े मूव के बाद अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशंस है तो क्या करना चाहिए टीटागढ़ रेल इस स्टॉक पर? जी, एक्चुअली मेरे सॉफ्टवेयर में थोड़ा कैश स्टॉक्स में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं उसको सॉर्ट आउट कर रहा हूं। बट अगर हम ओवरऑल इस सेक्टर को देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूअस हर रैली में बिकवाली आ रही है। अगर हम टीटागढ़ रेल स्पेसिफिक बात करें, यहाँ पे 775 780 ये एक अहम लेवल है। तो मुझे लग रहा है अगर किसी के पास पोजीशन हो, इसको एक स्टॉप लॉस की तरह यूज कीजिए। अगर ये ब्रेक हो जाए क्लोजिंग बेसिस पे तो यहाँ से एग्जिट लेना होगा, क्योंकि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म करेगा। तो मैं ओवरऑल सेक्टर को फिलहाल अवॉइड करना चाहूंगा।
टीटागढ़ रेल को अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। इसके अलावा आरवीएनएल सेम सेक्टर से ये स्टॉक है जहाँ पर नतीजे काफ़ी कमज़ोर नज़र आए थे। देवांग, रेवेन्यू में करीब 2.5% की गिरावट दिखी, मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नज़र आए। क्या राय होगी आरवीएनएल के स्टॉक पर? आरबीएल की बात करें, स्टॉक काफी वक्त से कंसोलिडेशन में है। डेफिनेटली स्टॉक से 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बट प्रीवियस जो सपोर्ट है अराउंड 342, जब तक ये लेवल होल्ड करता है स्टॉक में बने रहे। 342 अगर ब्रेक करता है देन इसमें से एग्जिट की सलाह रहेगी, तब तक स्टॉक में होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड अराउंड 370 375 तक के जोन वो रेजिस्टेंस है, वहां तक आते हुए देख सकते हैं स्टॉक। ठीक है, तो ये नजरिया रेल विकास निगम लिमिटेड पर। लेकिन प्रशांत, आप अपने बता दीजिए कॉल्स आज सुबह कौन से होंगे? तो यहाँ पे मैं वेदांता को ट्रैक कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि अहम सपोर्ट क्या है, बट फिर भी मैं रिस्क कम और एक स्पेसिफिक क्लॉज पे ही ट्रेड इनिशिएट करूंगा। ये 413 पे क्लोज हुआ था, 413 14.5 के आसपास। तो मैं 1% ऊपर यानी 418 के ऊपर एक लो रिस्क कैश में बाय करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस रखूंगा 408 क्लोजिंग बेसिस 408। यहाँ से पुल बैक टारगेट होगा 435, जहां पे 20 दिनों की एवरेज है। बट क्लियरली ये एक पुल बैक ट्रेड होगा और हम कॉन्ट्रा ट्रेंड जा रहे हैं, तो क्वांटिटी कम और कैश में ही करना चाहूंगा। और स्पेसिफिकली 418 के ऊपर ये लेवल क्रॉस ना हो तो मैं इनिशिएट नहीं करूंगा। डन। कुछ और स्टॉक्स भी हैं, और लेकिन एक ओवरऑल व्यू जरा मार्केट्स पे और ले लेते हैं, और ये भी समझ लेते हैं कि इस समय उसको कैसे देखना चाहिए। गुरांग शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरांग भाई, इस बार की अर्निंग्स से आपने क्या रीड किया? हालांकि ओवरऑल मार्केट डाउन था, तो मार्केट डाउन के बीच में सब छुप सा गया है, लेकिन फिर भी आपने अर्निंग्स तो देखी होंगी स्पेसिफिकली। क्या अच्छा था, क्या बुरा था? धन्यवाद डिम्पी जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो अगर पूरा समीकरण करना है तो मेरे ख्याल से एक वाक्य में अगर मुझे कुछ कहना होगा तो दूसरी तिमाही की तुलना में तीसरी तिमाही के नतीजे थोड़े बहुत रंग और रुझान के आधार पर बेहतर थे। क्षेत्र के आधार पर आप बात करें तो मेरे ख्याल से कुछ चुनिंदा बैंकिंग, ऑटो, आईटी क्षेत्र की कंपनियां, इन सब ने अच्छा किया है। कुछ चुनिंदा एफएमसीजी क्षेत्र की कंपनियां, सीमेंट क्षेत्र में अच्छा। तो ये कुछ अहम क्षेत्र है जहां पर हमने नतीजे अच्छे आते हुए देखे हैं, और एक अनुमान ये लगा सकते हैं डिम्पी कि चौथी तिमाही के नतीजे शायद इससे भी बेहतर हो, और जिस प्रकार से आंकड़े दर्ज किए हैं कुछ क्षेत्र और उस क्षेत्र की कुछ कंपनियों में। ठीक है। एक और चीज़ है सर, एक M&M की एक नई गाड़ी लॉन्च हुई है सर, आपको उसके बारे में आइडिया है? वो उसकी नई ई व्हीकल्स उन्होंने लॉन्च की है 9E, और इस तरह की कुछ एक बुकिंग्स है, और बता रहे हैं कि बुकिंग्स काफ़ी ज़ोरदार तरीके से मिल रही हैं। तो करीब 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का ये वो गाड़ी है जिसकी मैं तस्वीरें आपके सामने भी दिखा रहा हूँ। सर M&M आ रहा है और अच्छे बैंक के साथ आ रहा है। इन्होंने रिसेंटली भी एक दो पहले भी मॉडल लॉन्च किए हैं, तो एक बार आप इसको रेट करेंगे सर कुछ M&M को? आपकी लिस्ट में तो पहले भी था, 2-4 दिन पहले भी मैंने आपसे ही पूछा था। गाड़ी पिछले वर्ष लॉन्च हुई थी। ये दो आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार पर ऊर्जा से चलने वाले वाहन, जिसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहते हैं डिम्पी, ये उतारे गए थे बाजार में पिछले साल। बुकिंग्स खोली गई थी और मेरे ख्याल से उपभोक्ताओं की तरफ से बहुत ही शानदार इन दोनों ही वाहनों का स्वागत किया गया। पूर्ण रूप से दोनों ही वाहन की बुकिंग के आंकड़े क्या है वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से उत्साह बहुत था। इस साल में जो मेरे पास जानकारी है डिम्पी, M&M को लेकर के, जहां तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सवाल है, तो एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो ये नई जो ऊर्जा से चलने वाले वाहन है उनको उतारने का प्रयास करेंगे। काफी आपने सही फरमाया, हमारी खरीदारी गिराई काफी लंबे समय से रही है M&M पर, और 3650 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक हमने निर्धारित किए हैं। ठीक है, तो ये एक आपका M&M में भी टेक हो गया। खैर कि इस बीच आपको पता ही है कि शनिवार और इस बार का रविवार भी वैसे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग भी था। वजह दिल्ली में GBS का इवेंट था, ग्लोबल बिजनेस समिट, ET Now पे वो दिखा भी आपको, आपने ET Now स्वदेश पे भी देखा। देश के प्रधानमंत्री ने भी शिरकत की उस इवेंट में अंदर।
पहले उनको सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कहा, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं मार्केट के लिहाज से। सिर्फ एक दशक में भारत टॉप 5 इकोनॉमी में आ गया। और साथियों, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अब अगले कुछ सालों में ही आप भारत को दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते देखेंगे। विकसित भारत का स्पीड ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, ये भी आप देख रहे हैं। सिर्फ एक दशक में भारत टॉप 5 इकोनॉमी में आ गया। एक युवा देश को यही स्पीड चाहिए और आज इसी स्पीड से भारत चल रहा है। साथियों, पहले की सरकारें रिफॉर्म से बचती रही। तो देश के प्रधानमंत्री फिर से भरोसा दिलाते हुए कि आप विश्व की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहे हैं, और ये बात उन्होंने पूरी जिम्मेवारी के साथ सभी लोगों में की। और इवेंट पे उनका इनॉग्रल स्पीच थी, उस स्पीच के अंदर उन्होंने अपनी बात रखी है। अगर यही कॉन्फिडेंस है, यही सब कुछ ठीक है और सब कुछ चंगा सी चल रहा है, तो मार्केट को देर सवेर ऊपर आना होगा। और आज तो फिलहाल बिना एफआईज के बिना मार्केट खड़ा हुआ है, तो इसलिए हम लोज भी टेस्ट कर रहे हैं। 12% 1.5 महीने में तोड़ रहे हैं। खैर, एनी हाउ, कुछ चीज़ें और भी हैं जो मार्केट्स के अंदर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, उनके बारे में भी ज़रा पता कर लेते हैं। गुरांग सर, अगर मैं आपसे, अमूमन ट्रेडिंग कॉल्स तो हम लेते नहीं हैं आपसे, लेकिन अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कॉल लेते हैं, आप फिर उसकी झड़ी भी लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे शेयर्स आपको अच्छे वैल्यूएशंस पे अब मिल भी रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे थोड़ा और फाइन ट्यून कर देता हूँ। मेरे को 2 या 3 शेयर आप बता सकते हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ, मस्ट बाय वाली कैटेगरी में आ गए हैं, मस्ट बाय वाले में। और उसमें एक राइडर आपको मैं ये दे सकता हूँ कि आप छोटा यानी कि कैश का शेयर और आप फ्यूचर्स के शेयर, दोनों में से कुछ भी बोलना चाहें। देखिए, फ्यूचर्स कैश मुझे कोई इतना परहेज नहीं है डिप्टी, क्योंकि मैं लंबी अवधि के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप फ्यूचर्स में खरीदते हैं तो आपको अपने कॉस्ट ऑफ कैरी है उसको ध्यान में रखना है। तो और मैं हमेशा ये एक बात कहता हूँ कि अगर आपके पास जितनी निवेश लायक पूंजी है उसी मात्रा में कैश मार्केट में खरीदिए। वायदे वाले शेयर्स में मार्क टू मार्केट जब आता है तब परेशानी खड़ी हो जाती है, तो वो एक दिक्कत है। तो मैं ये दोनों चीजों को नजरअंदाज करते हुए बुनियादी तर्क के आधार पर जो सक्षम और मजबूत शेयर्स हैं, 2 आपने नाम लिए हैं। तो एक तो नाम अभी कुछ मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन पहले नतीजे आए थे अशोक लेलैंड के। हमने अभी वाहन क्षेत्र की बात की, M&M की भी चर्चा करी, तो नतीजे मेरे ख्याल से सभी मापदंड में बहुत ही सकारात्मक आए थे। इनकी जो सब्सिडरी है स्विच मोबिलिटी, जो कि इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है, राज्य परिवहन निगम की तरफ से इनको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। 210-215 के बीच में कामकाज कर रहा है, जहां से आपके नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 280 के लक्ष्यांक है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार रिटर्न आपको मिलेगा अशोक लेलैंड में। दूसरा विकल्प अगर मुझे चुनना होगा तो मैं बैंकिंग क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में निजी क्षेत्र की बैंक आईसीआईसी बैंक को पसंद करूंगा, जिसकी मैंने मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर वीआईपी शेयर मेरे ख्याल से जो होते हैं उस श्रेणी में शामिल किया था। 1650 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है आईसीआईसी बैंक पर। पूछ लो उनसे, पड़ा है। स्टॉक्स गुरांग सर के रडार पर हैं। फटाफट एक काम करते हैं, कुछ जो खबरों वाले शेयर हैं उन पर भी व्यू लेते हैं। एक खबर आई है बीएचईएल को लेकर कि इनको करीब 7,000 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिला है सिंगरेली प्लांट के लिए। बीएचईएल, प्रशांत जी, लगातार हमने देखा है कि गिरावट वाले जोन में ही है, 200 रुपए के नीचे ये चला गया है। क्या करें बीएचईएल में? हो सकता है कि आज थोड़ी मजबूती पर खुले ये, लेकिन ट्रस्ट कब करें तेजी पर? जी ओवरऑल अभिषेक जी गुड मॉर्निंग। मैं इस ओवरऑल सेक्टर में कंफर्ट ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, और जहां तक बीएचईएल की बात है, ये 200 के नीचे ट्रेड कर रहा है काफी वक्त बाद। मेरे हिसाब से यहाँ पे 185 एक अहम लेवल है, 185, और
आइडियली इस लेवल पे अगर अभी तक तो लोग एग्जिट कर चुके होंगे, बट फिर भी कुछ लोग होते हैं जो होल्ड करते हैं स्टॉप लॉस होने के बावजूद। मेरे हिसाब से 185 एक लास्ट लेवल है कंफर्ट का, ये भी ब्रेक हो जाए तो आपको इस काउंटर से एग्जिट करना होगा। मैं फिलहाल कोई भी निचले लेवल्स पे बाइंग के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है हम अभी भी बेस से दूर है और कोई भी रैली आएगी वो बिकवाली करके नया बॉटम बनेगा ओवरऑल मार्केट में। तो मैं फिलहाल अवॉइड करना चाहूंगा और मैं सिर्फ जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है वहां पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 185 का रेकमेंड करूंगा। 85 का स्टॉप लॉस बीएचईएल के लिए। ग्लेनमार्क फार्मा के नतीजे दमदार आए हैं, स्ट्रॉन्ग नंबर से। रेवेन्यू में करीब 35% का उछाल है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आया है 348 करोड़ का, क्योंकि उसके पहले लॉस था करीब 449 करोड़ रुपए का। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये नंबर है। ग्लेनमार्क हालांकि हमने देखा है कि 1550 से गिर के एक झटके में ये शेयर आ गया है 1350 के भी नीचे, और हमने शुक्रवार को भारी गिरावट देखी इस शेयर में। प्रशांत जी, आप ही गाइड कीजिए, ग्लेनमार्क फार्मा क्या आज अगर चलता है शेयर, आपको लगता है कि जो गिरावट होनी थी हो गई है वो? तो यहाँ पे अभी जो 1400 का सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है और यहाँ कोई भी रैली आए 1380-85 वहां से मुझे लग रहा है फिर से बिकवाली आ सकती है। तो रणनीति क्या होनी चाहिए मेरे हिसाब से 1385-1400 इस जोन में अगर कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिले इस हफ्ते में तो वहां डेफिनेटली एक ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तो मैं एक रैली के लिए वेट करूंगा, क्लियर सेल ऑन रैली पैटर्न में है और बिकवाली में वॉल्यूम पे स्ट्रॉन्ग है, तो मैं यहाँ रैली के ऊपर सेल करूंगा, क्योंकि फिलहाल इस लेवल पे अगर सेल करे तो रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, रैली पर इसको सेल करना है। बहुत तेजी की उम्मीद आप मत कीजिए, उछाल पर बिकवाली की रणनीति ज्यादा इसमें सेफ होगी ग्लेनमार्क फार्मा में। फार्मा स्पेस में एक और शेयर आज चल सकता है और वो है जाइडस लाइफ का, क्योंकि अंबरनाथ यूनिट के लिए यूएसएफडीए से इनको कोई आपत्ति नहीं मिली है, तो एक निश्चित तौर पर पॉजिटिव राहत की खबर है जाइडस लाइफ को लेकर। देवांग, आप जरा जाइडस लाइफ चेक करके बताइए कैसी लग रही है आपको कंपनी चार्ट पर ये? तो जायडस लाइफ साइंस की बात करें, स्टॉक में जो ट्रेंड है अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है। करेक्ट हमने देखा है कि प्रीवियस सेशन में करेक्शन हुआ था। पॉसिबल जो सपोर्ट है अराउंड वो भी 890, ये अगर लेवल ब्रेक करे तो और भी करेक्ट हो सकता था। आई थिंक अभी ये लेवल पे खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी जायडस लाइफ साइंस। ठीक है, मौजूदा स्तर पर खरीदारी की सलाह नहीं होगी जाइडस लाइफ में। मणप्पुरम के नतीजे आए थे और नतीजों में हमने देखा था कि एसेट क्वालिटी थोड़ी सी वीक जरूर हुई थी। शेयर टूटा करीब 7% के आसपास था। मुथूट के नंबर्स थोड़े से बेहतर साइड पर आए थे और चार्ट पर बेहतर दिखा भी ये। गोल्ड फाइनेंस को लेकर गौरांग सर आपसे जरा एक व्यू चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, कैसी लग रही है आपको ये कंपनीज? क्योंकि देखिए फाइनेंशियल्स को लेकर ज्यादातर एक्सपर्ट्स की राय ठीक ठाक है, गोल्ड फाइनेंस का मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है, आप जरा गाइड कीजिए। धन्यवाद अभिषेक, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो हमने पहले भी चर्चा करी थी। देखिए आपकी सोच और विचारधारा क्या है। अगर आप गोल्ड को एक आधार या बुनियाद बना करके गोल्ड कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, और ये मैंने पहले भी कहा था, मेरे ख्याल से डिप्टी से मेरी चर्चा हो रही थी, तो आप गोल्ड ईटीएफ पसंद कीजिए। एनएससी बीएससी में मेरे ख्याल से कम 12 गोल्ड ईटीएफ लिस्टेड है। अगर आप ये अगर आपकी विचारधारा सोने को आधार बना करके निवेश की है, इससे क्या होता है कि जो कंपनी रिलेटेड रिस्क या पॉलिसी रिलेटेड अनिश्चितता जो होती है वो हट जाती है। क्योंकि आप सोने पर दाव लगाना चाहते हैं तो गोल्ड ईटीएफ मेरे ख्याल से बेहतर विकल्प है। और बहुत ही आसान है ये। एक यूनिट का मतलब होता है 1 ग्राम गोल्ड। जैसे आप शेयर ले बेच करते हैं वैसे आप गोल्ड ईटीएफ ले बेच कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, रिस्क रिलेटेड जो कंपनी रिस्क रिलेटेड या पॉलिसी रिस्क रिलेटेड अनिश्चित वातावरण है, जब आप गोल्ड लोन कंपनीज में निवेश करते हैं तो वो थोड़ा बढ़ जाता है। हालांकि हमारी मुथूट में मेरे ख्याल से खरीदारी की राय रही थी। फिलहाल अगर कवरेज है या नहीं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा दैट अगर आपको गोल्ड सोने के आधार पर गोल्ड लोन खरीदना है तो सोने के आधार पर गोल्ड ईटीएफ खरीदिए। ठीक है, मणप्पुरम फाइनेंस को लेकर ये व्यू। फाइनेंस से ही एक और कंपनी के नतीजे आए हैं, वो है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। नतीजे काफी वीक हैं क्योंकि
घाटा रिपोर्ट किया है कंपनी ने। 152 करोड़ रुपए के मुकाबले 238 करोड़ का घाटा है पिछले तिमाही में। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर है। और एक और जो तनाव वाली चीज है वो है एसेट क्वालिटी इनकी थोड़ी सी और वीक हो गई है। ग्रॉस एनपीए करीब 4% से बढ़कर 6% के ऊपर निकल गए हैं। नेट एनपीए की बात करें 1% से कम थे, वो हो गए 2.5%। तो काफी ज्यादा खराब एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर ये नतीजे दिख रहे हैं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 60 रुपए के आसपास का शेयर हुआ करता था ये, अब ये 30 रुपए के नीचे के भाव हैं। गौरांग सर, मामला तो काफी खराब लग रहा है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का। देखिए, दिक्कत क्या होती है स्मॉल फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस में कि कभी कभार आंकड़ों में आपको बहुत बड़ी निराशा आ जाती है, क्योंकि एनपीएस ग्रॉस और नेट बहुत ही तीव्र गति से ऊपर चले जाते हैं और फिर उसको नीचे लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, इसी क्षेत्र की अगर आपको दो अन्य बैंक जहां पर हमारी खरीदारी की राय है तो वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस। इनकी अगर आप बैलेंस शीट देखें, तुलना करें उत्कर्ष से, तो इक्विटास और उज्जीवन ये दोनों ही बैलेंस शीट काफी मजबूत है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की तुलना में। बैंकिंग सेक्टर पर, लेकिन गौरांग सर, मैं आपका नजरिया रियल एस्टेट सेक्टर पर भी लेना चाहूंगी। पिछले हफ्ते सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर था निफ्टी रियल्टी इंडेक्स। करीब 9% से ज्यादा की गिरावट इस इंडेक्स में दिखी। ओबेरॉय रियल्टी, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस जैसे कुछ स्टॉक्स टॉप लूजर्स थे रियल एस्टेट इंडेक्स पर। आपकी क्या राय होगी रियल्टी स्टॉक्स पर? और अब हाल फिलहाल में काफी गिरावट दिखी है, उसके बाद वैल्यूएशंस के नजरिए से आपका क्या व्यू रहेगा, और कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया रियल एस्टेट सेक्टर से? देखिए, ये क्षेत्र थोड़ा तनाव में भी रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार के आपने ऊपर के तरफ के दायरे देखे थे रियल एस्टेट सेक्टर में, बहुत ही तीव्र गति से कुछ शेयर्स ऊपर गए थे और फिर उतनी ही तीव्र गति से नीचे आए हैं जब बाजार में हमने मुनाफा वसूली और बिकवाली का माहौल हावी होते हुए देखा है। हमारी जो मौजूदा पसंदगी है वो एक शेयर जो कि काफी नीचे आया है इस क्षेत्र में, वो है प्रेस्टीज एस्टेट्स। दक्षिण भारत स्थापित ये कंपनी है रियल एस्टेट क्षेत्र की, और धीरे धीरे करके इन्होंने दक्षिण भारत में से खास करके कर्नाटक राज्य बैंगलोर मुख्य शहर जो है वहां पर इनका कार्यालय है। धीरे धीरे करके इन्होंने अपने नक्शे कदम पूर्ण भारतवर्ष में स्थापित किए हैं, और खास करके मुंबई जैसे शहर में इनके पास, जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, काफी बड़ा सोसाइटी रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट इनके हाथ लगा है। तो एक करेक्शन बहुत हो चुका है। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो प्रेस्टीज एस्टेट्स को हम पसंद करेंगे। के नजरिए से प्रेस्टीज एस्टेट पर नजरिया पॉजिटिव रियल एस्टेट सेक्टर से, लेकिन इस बीच वुमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल शिवांगी शारदा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। अशेषा बात कर रही हूँ। पिछले हफ्ते की कमजोरी के बाद आज बाजार पर आपके क्या नजरिया होगा, और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज सुबह को कौन से होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग शेषा और बाकी पैनलिस्ट को भी। हम देख रहे हैं कि बाजार में थोड़ी बहुत नरमी जरूर है, बट ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें रहना है जो स्ट्रॉन्ग है और रेजिलियंस दिखा रहे हैं ऐसे मार्केट वीकनेस के बावजूद। तो ये मेरा पहला पसंदीदा काउंटर रहेगा भारती एयरटेल पे। ये एक ऐसा स्टॉक रहा है जहाँ पे लगातार पिछले 4-5 सेशन से हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी लॉन्ग ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रही है। जिस तरह से आरएसआई भी स्टेबल है, वो इंडिकेशन दे रहा है कि हायर जोन्स पे स्टेबिलिटी है, एक अच्छी खासी यहाँ पे टिकते हुए नजर आ रही है। वीकली बेसिस पे भी हमने देखा कि एक कंसोलिडेटेड बैंड से निकलने के बाद एक फॉलो अप एक्शन यहाँ पे एक अच्छी तरह से नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। नेक्स्ट जो टारगेट्स है 1785 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी करें, 1685 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 85 के स्टॉप लॉस के साथ भारती एयरटेल पर खरीदारी की सलाह। और भारती एयरटेल के साथ ही इंडस टावर स्टॉक पर भी शिवांगी आपसे राय लेना चाहूंगी। सिटी ने खरीदारी की राय रखी है, 490 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल ने जो नए रोल आउट्स किए हैं उसके चलते इंडस टावर को फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। सिटी की खरीदारी की राय है, लेकिन टेक्निकल्स पर देखें तो आपकी क्या राय होगी? जी, इंडस टावर की बात करें तो यहाँ पे डेली बेसिस पे हमने देखा कि एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था। इनफैक्ट वीकली बेसिस पे भी हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर काफी अटका हुआ है।
काफी हफ्तों से। तो यहाँ पे राय रही कि हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, इस सेक्टर के स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स के साथ ही बने रहें। ठीक है, तो ये नजरिया इंडस टावर पर। गौरांग सर, आपसे रियल एस्टेट सेक्टर पर चर्चा की, लेकिन और एक सेक्टर जहां पर काफी दबाव पिछले हफ्ते दिखा था वो था आईटी इंडेक्स। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 3% की गिरावट के साथ बंद हुआ। कोविड के बाद ग्रोथ को लेकर चिंताएं थी, लेकिन आप बताएं अभी आईटी सेक्टर पर आपका क्या व्यू होगा? एलएनटी टेक, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स जैसे कुछ स्टॉक्स में पिछले हफ्ते भारी बिकवाली दिखी थी। तो देखिए, यहाँ पर भी अगर आप नतीजों की तुलना करें, क्योंकि हम बुनियादी तर्क के आधार पर मापदंड करते हैं कंपनियों का, तो हमें नहीं लगा है कि किसी भी प्रकार की मायूसी, अगर मैं समीकरण करूं पूरे आईटी क्षेत्र का, तो सामने आई है। ये भी ऐसा स्टॉक क्षेत्र है जो चला अच्छा था, और बाजार की जिस प्रकार से गिरावट में चपेट में कामकाज कर रहा है, यहाँ पर भी गिरावट आई है। 6 कुल मिलाकर के विकल्प आपके दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में। स्मॉल कैप में केपीआईटी टेक और साइंस लिमिटेड, मिड कैप में पर्सिस्टेंट सिस्टम्स और एलएनटी टेक्नोलॉजीज, दिग्गजों में टीसीएस और एचसीएल टेक। ये जो विकल्प मैंने आपके सामने रखे हैं अभी अभी, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए। ठीक है शिवांगी, 2-4 शेयर जरा फटाफट मैं आपसे और पता कर लेता हूँ, जहाँ पर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन में धमाल सा मचा है, ऐसा समझ लो आप, तेज़ी मंदी दोनों का ही। खैर तेज़ी के तो क्या थे बेचारे शेयर, बट मंदी के जो पिट रहे थे वो बता देता हूँ। दीपक नाइट्रेट आज एफ एंड बैन में है, बहुत ज़ोर से टूटा, 15% नीचे गया। बैन में होने के बावजूद अब क्या करें, 15% लास्ट सेशन की गिरावट है, आज बैन है, कैसे करेंगे काम? दीपक शिवांगी, नाइट्राइट की अगर आपको आवाज़ आ रही है? गुड मॉर्निंग दीपक नाइट्रेट। जी बिल्कुल, दीपक नाइट्राइट की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा है कि काफी एक एक्सीडेंट हो चुका है। प्राइस वॉल्यूम जो है काफी यहाँ पे एक शॉर्ट साइड में हमने देखा कि टिल्टेड है। मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा जल्दबाजी ना करें, वेट एंड वॉच करें, थोड़ी स्टेबिलिटी आने दे स्टॉक्स में, फिर हम इसमें कोई पोजीशंस लें। ठीक है, अभी तो वैसे भी नहीं ले पाएंगे आज, क्योंकि एफ एंड बैन में है। अगर आप जो काम करना चाहते हैं वो सिर्फ इंट्राडे का काम कीजिएगा, अदरवाइज एफ एंड बैन की पेनल्टीज़ आपको लग जाएंगी। आज तो बैन में गया, मनापुरम गया और ये एंट्री हो गया इसकी। ठीक है, दूसरा शेयर जो कल एक्सीडेंट का शिकार हुआ था वो था लॉरस लैब, उसकी भी तेज़ पिटाई हुई थी। एक बार शिवांगी आप भी इसको ज़रा चेक करना, लॉरस लैब यहाँ पे कोई ट्रेड है, कोई बॉटम है, या जिनके पास है उनका दुख कब कम होगा? जी टिम्पी जी, बेटर है कि हम कोई भी क्षेत्र की अगर बात करें, कोई भी सेक्टर्स की बात करें, तो हमें स्ट्रेंथ वाले नाम के साथ ही रहना चाहिए। और अगर हम डायग्नोस्टिक या फार्मा स्पेस फॉर दैट मैटर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम दूसरे स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी में थोड़ी बहुत लॉन्ग बिल्टअप देखने को हमें मिली थी पिछले वीक, और कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है एज कम्पेयर टू दी अदर नेम्स, बट ओवरऑल ये सेक्टर काफी वीक है। जो बेटर फाइनेंशियल एनबीएफसी स्पेस है उस पे मेरी राय रहेगी कि हम फोकस करें। ठीक है, एक और शेयर है यूनाइटेड स्पिरिट्स, उसका डिलीवरी का वॉल्यूम काफ़ी बेहतर है। हालांकि काफ़ी सारे लोग उसको चुनाव से जोड़ देते हैं, मैं अगर चुनाव से ना भी जोड़ूं तब भी ना तो उनकी सेल्स के अंदर ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिख रही है और ना ही बाज़ार श्रिंक होता दिख रहा है, बल्कि बाज़ार तो बड़ा हो रहा है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसमें डिलीवरी का वॉल्यूम भी ठीक है। गौरांग सर, ये आपके फंडामेंटल लिस्ट में फिट बैठता है क्या यूनाइटेड स्पिरिट्स? क्षमा चाहता हूँ डिम्पी जी, आप प्रश्न पूछेंगे फिर से वापस? सर यूनाइटेड स्पिरिट्स आपकी फंडामेंटल लिस्ट में फिट बैठता है क्या यूनाइटेड स्पिरिट्स? वेल, तो इस क्षेत्र में यूनाइटेड स्पिरिट्स तो नहीं है, लेकिन यूनाइटेड बेवरेजेस बिल्कुल है खरीदारी की सूची में। और मुझे लग रहा है ये क्षेत्र पर भी अगर आप खपत से जुड़ी हुई बात करें, ब्रांड लॉयल्टी की बात करें, हाँ, एक दिक्कत बिल्कुल है कि कुछ राज्यों में पाबंदी को लेकर के परिस्थितियां थोड़ी बहुत छोटी मध्यम अवधि के लिए अनिश्चितता का वातावरण हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार से खपत हो रही है और जिस प्रकार से ब्रांड लॉयल्टी है,
यूनाइटेड बेवरेजेस पसंद आता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स का जो आपने सवाल पूछा है डिम्पी, तो इनकी ये मैं सिर्फ एक राय दे रहा हूँ कंपनी के बारे में। एक तो इनके पास प्रोडक्ट ऑफरिंग सभी श्रेणी में है। दूसरा, बहुत सारे प्रोडक्ट ऑफरिंग है अलग अलग वर्टिकल में। और तीसरा, मेरे ख्याल से ब्रांड लॉयल्टी, जो मैं अभी जिक्र कर रहा था। यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेकर ये व्यू। प्री ओपन की शुरुआत तो हो गई है और अभी खैर 4 मिनट बीते हैं, 4-5 मिनट में ये आंकड़े सेटल हो जाएंगे। लेकिन निफ्टी की शुरुआत 170-80 नीचे नहीं, इतना नहीं नीचे होना चाहिए। बैंकिंग शेयरों में काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि घबराहट का माहौल है प्री ओपन सेशन में। आईसीसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी सारे 1.5 से 3% के आसपास से गिरावट दिखा रहे हैं। रिलायंस की बात करें तो 1-1.25% के आसपास की नरमी पर खुलने के वहाँ पर भी संकेत मिल रहे हैं। लेकिन देखते हैं, मामला अभी सेटल होने देते हैं। अभी तो खैर 9:05 हुए हैं, 2-3 मिनट में ये सारे के सारे भाव पूरी तरह से सेटल हो जाएंगे। ठीक है शिवांगी, आपसे जरा एक बार ना एचडीएफसी बैंक पर ही व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि 1700 रुपए के नीचे फिर से आया ये शेयर, ये 1750 रुपए घूम घाम के। एचडीएफसी बैंक क्या ये बाइंग जोन में है आपके? कोई ट्रिगर्स आपको लग रहे हैं इसमें खरीदारी करने के? जी, बैंकिंग स्पेस में थोड़ी बहुत हम ऐसा कह सकते हैं स्टेबिलिटी है एज कम्पेयर टू दी अदर नेम्स, बट एचडीएफसी बैंक से बेटर मुझे यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक लग रहा है, जहाँ पे एक लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला है पिछले सेशन में। और स्टॉक जो है अपने 50 डेमा के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। बट अगर हम लंबी अवधि का स्ट्रक्चर देखिए, मंथली बेसिस पे एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को रिस्पेक्ट किया है, और पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि एक काफी अहम सपोर्ट से एक पुल बैक मूव देखने को मिली थी, जो कि काफी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मेरी नजर रहेगी बैंकिंग क्षेत्र में 1300 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए। और ये जो कंसोलिडेशन फेज है पिछले 5 से 6 दिनों का, वो एक अच्छी बेस बनाया है। तो सपोर्ट के तौर पे 1240 का एक लेवल अहम रहेगा। ठीक है, 1240 रुपए का सपोर्ट इसके लिए अहम रहेगा। 1300 रुपए से ऊपर के टारगेट्स बता रही हैं शिवांगी। देखिए उसी के आसपास फिलहाल आपको दिखेगा, हालांकि अभी प्री ओपन के भाव, इस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। 1300 के टारगेट, 1240 रुपए का स्टॉप लॉस आईसीसी बैंक के लिए। लॉरस लैब्स की हमने तगड़ी पिटाई देखी थी शुक्रवार को, और ये वायदा का दूसरा सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर था। 9% के आसपास की गिरावट दिखी, और हमने देखा कि 650 रुपए से शेयर स्ट्रेट फॉल दिखाकर 550 रुपए तक पहुंचा है। शिवांगी, क्या व्यू होगा आपका? आप अपने सपोर्ट्स के आसपास है या फिर लॉरस लैब्स में करेक्शन थोड़ा और बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, अभी डिम्पी से लॉरस लैब्स के बारे में बात हुई थी, और मेरी यही राय रहेगी कि हम पूरे फार्मा और डायग्नोस्टिक स्पेस की अगर बात करें तो यहाँ पे वीकनेस परसिस्टेंट है। तो मेरी राय रहेगी कि हम इनमें नहीं फोकस करें, और जो स्ट्रेंथ वाले बेटर काउंटर्स है उनमें जाए। ऐसे बाजार में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के साथ ही प्ले आउट करें, क्योंकि इंडिया विक्स भी काफी हाई है। तो सारे ही काउंटर्स में जो वॉलेटिलिटी रहेगी हाई बीटा काउंटर्स में, वो काफी स्विंग्स के साथ रहेगी। ठीक है गौरांग सर, कंजम्पशन वाले अगर हम खेमी की बात करें तो देखिए काफ़ी ब्रॉड है, उसमें एफएमसीजी, रिटेल, ऑटो सारा ही आ जाता है। अगर किसी को कंजम्पशन थोड़ा सा लंबी अवधि का रख के सोचना है, क्योंकि ये थीम लोग कह रहे हैं कि एक्टिव रहेगी, आप अपना जरा व्यू भी दीजिए, और 2-3 शेयर अगर आप बता पाएं अलग अलग पैक से, कोई एक ऑटो से बता दीजिए, एक एफएमसीजी से बता दीजिए, एक रिटेल से बता दीजिए, कहाँ निवेश करें किसी को अगर लंबा सोचना है तो? ऑटो क्षेत्र के बारे में तो अभी विस्तार में चर्चा की थी कुछ समय पहले डिम्पी जी से। टीवीएस मोटर्स 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी पसंद आती है, और यहाँ पर रुझान 2 व्हीलर में सबसे पहले आता है जब खर्च करने की ताकत बढ़ जाती है। एफएमसीजी क्षेत्र में जो आपने प्रश्न पूछा है, तो मेरे ख्याल से आईटीसी, ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन आपने क्योंकि एक कंपनी का नाम पूछा है, आईटीसी। और तीसरा, क्षमा चाहता हूँ, तीसरा कौन सा क्षेत्र बताया था आपने? रिटेल। रिटेल में क्या सही लग रहा है? तो रिटेल में अगर आप रिटेल वो स्टोर्स, मतलब के शॉपर स्टॉप जैसी कंपनियां ये पसंद आती हैं। और एक बात, मैं एफएमसीजी क्षेत्र में इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी जो होते हैं, तो ये जो नई
टेक कंपनीज या फिर यूनिकॉर्न्स, वहां से अगर चयन करना हो तो जोमैटो। एफएमसीजी स्पेस की इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज पर फोकस, और ये भी एक बढ़िया ऑब्जर्वेशन है, इस कड़ी में जोमेटो पर नजर होनी चाहिए। लेकिन इस बीच भारतीय बाजार की कमजोर शुरुआत के संकेत, और इस कमजोर शुरुआत के साथ ये लगातार 9th ट्रेडिंग सेशन होगा जब मार्केट में डाउनफॉल जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहते दिखेंगे। वीक सेंटिमेंट्स ग्लोबल मार्केट से हैं, भारतीय बाजार के अपने कमजोर संकेत हैं। एफआईआईज की लगातार हम देख रहे हैं 8वें ट्रेडिंग सेशन बिकवाली जारी रही। ग्लोब के तमाम मार्केट्स के मुकाबले अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा इस वक्त अंडर परफॉर्म भारतीय बाजार कर रहे हैं। अगर कंपैरिजन की जाए टोटली बेयर्स की गिरफ्त में भारतीय बाजार और इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन इरोड होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक बड़ी कंसर्न इन इटसेल्फ। बहरहाल इस वक्त रुपए की ओपनिंग थोड़ी देर पहले हुई, 13 पैसे मजबूती के साथ रुपया आज खुला है। डॉलर के मुकाबले अगर आप देखें 86 रुपए और 82 पैसे के सामने 86 रुपए और 69 पैसे 86.69 पर आज रुपए की शुरुआत होती हुई देखने को मिली है। लेकिन चलिए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स और साथ ही नवरत्न की सूची भी शरद हमारे साथ अगर जुड़ जाएं उनसे जानेंगे। लेकिन शिवांगी, गुड मॉर्निंग टू यू। तिमाही नतीजों का दौर खत्म हुआ है। लास्ट लेग ऑफ रिजल्ट्स में फ्राइडे सेशन और ट्रेडिंग सेशन के आसपास ही एबीएफआरएल के नंबर्स आए। कह सकते हैं कि कंपनी की आय 3% बढ़ी है और घाटा जो है इनका कम हुआ है। एबीएफआरएल पर कोई टेक अगर बनता है जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उनके लिए, या फिर टेक्निकली चार्ट्स पर कोई राय? जी बिल्कुल, स्टॉक्स एबीएफआरएल हो या ट्रेंड हो, हमने देखा है इसमें भारी गिरावट देखने को मिली है पिछले कई हफ्तों से। और कंसिस्टेंटली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी पिछले 4 महीनों से कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हुए नजर आए हैं। तो वीकनेस जो है वो परसिस्ट करते हुए दिख रहा है। इमीडिएट जो इसका सपोर्ट जोन्स हुआ करता था 245 का, वो अब वहां के आसपास हम आ चुके हैं। तो 245 एक अहम लेवल रहेगा, जो कि एक हमने देखा कि पिछले दिन का लो भी था। तो 245 के ऊपर अगर सस्टेन करते हुए दिखता है तो यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेशन या पुल बैक मूव हमें देखने को मिल सकती है 270 के आसपास तक के लिए। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो काफी इस अहम सपोर्ट जोन्स पे डिपेंड करेगा। अगर ये टूटते हुए दिखता है तो हम और थोड़ी ग्रेव वीकनेस देखने को मिल सकती है। एक्शन हो सकता है नजर आए आज के सत्र में, लेकिन ओवरऑल वीकनेस भी एंटिसिपेटेड है। बहरहाल जहां रिजल्ट की बात चली है, नारायण हेल्थ, जीएसके फार्मा मजबूत नतीजों के दम पर प्री ओपन में अच्छे खासे साइंस दिखा रहे हैं। चलिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे 9 के 9 रत्न की सूची जान लेते हैं। कौन से खबर हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर फोकस होना चाहिए? शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर नज़र डालेंगे। यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं और कंपनी जो है आप कह सकते हैं मुनाफे से घाटे की ओर आ गई है। और याद रखिए जो एसेट क्वालिटी है वहाँ पे बड़ा डिटोरिएशन देखने मिला है सिक्वेंशियली। एनएनपीए जीएनपीए दोनों ही रेशियो बहुत ख़राब आए हैं। ग्लेनमार्क फार्मा की उसकी तरफ दूसरी तरफ बात करें तो कंपनी जो है यहाँ पे घाटे से मुनाफे में आई है और लगभग कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया। हालांकि जो नेगेटिव बात है वो है कि कंपनी की एक प्लांट में 5 ऑब्जर्वेशंस आए हैं यूएसएफडीए द्वारा, तो वो जो है स्टॉक को वेइन कर सकता है नेगेटिव साइड में। एलेंबिक फार्मा की बात करें तो EIR रिपोर्ट आया है, वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड करके नेट सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। जाइडस लाइफ की बात करें तो यहाँ पे API मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में नील ऑब्जर्वेशंस देखने मिले हैं, तो यहाँ पे जो है स्लाइट पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। BHEL को 6,700 करोड़ का जो है इम्पॉर्टेंट लेटर ऑफ ऑर्डर आया है, उस पर भी आप नज़र रखिएगा। ये हमारा 5वां स्टॉक होगा। BHEL 6,700 करोड़ का लेटर ऑफ इंटेंट देखने मिला है। राइट्स को 470 करोड़ रुपए का NLC इंडिया से ऑर्डर मिला है, तो स्टॉक के लिए पॉजिटिव ज़रूर है। ट्राइडेंट और ये एक्सपोर्ट रिलेटेड टेक्सटाइल स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। PM मोदी ने एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट कहा है, उन्होंने कहा है कि जो 9 लाख करोड़ का आंकड़ा है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का वो 2030 के पहले छुआ जा सकता है, तो उस पर भी नज़र रखिएगा। M&M पे जो है उनके EV बुकिंग्स जो है 30,000 से ज़्यादा पहले दिन बुकिंग हुए और ब्रोकरेजेस का भी जो है एक थम्स अप आया है। नोमुरा मेंटेन बाय रखा है, टारगेट प्राइस 3681 का। और आखिर में बिग बोल्ड ब्रोकरेज की बात करें तो यहाँ पे इंडस स्टार्स पे नज़र रखिएगा। सिटी की रिपोर्ट आई है, मेंटेन बाय रखा है, टारगेट प्राइस 490 रुपीज़ पर शेयर का रखा और अगले 1 से 2 साल में ग्रोथ आउटलुक में एक बुलिश नज़रिया बन रहा है। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है।
ओके ठीक है। तो खैर मार्केट्स इस बीच ओपन करने की तैयारी भी कर रहा है, लेकिन आपको देख के हैरानी भी होगी और बड़ा नेगेटिव वाला दिखेगा दिन। आज फिर से सोमवार की शुरुआत हो रही है बहुत ही गंभीर लेवल के साथ। 100 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी फ्रीज हुआ है डाउन साइड पे, और जो खुल रहा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पैनिक बॉटम है मार्केट का, वह 22,800। आपको मालूम होना चाहिए 22,800 दो बार हम यहाँ से हिट करके ऊपर आए हुए हैं। ये थर्ड टाइम हम वहीं ओपन कर रहे हैं 22,800। 119 पॉइंट के लेवल के साथ फ्रीज हुआ है। कुछ ज़्यादा ही आज तो कमज़ोरी ओपनिंग में इन्होंने फ्रीज लेवल पे भी दिखा दी। बट हाँ, ये बॉटम है, मैं उम्मीद करता हूँ बॉटम फिर से प्रोटेक्ट हो जाएगा और थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा। देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा निफ्टी बैंक 219 पॉइंट इसमें गिरावट है और ये भी 48,800 के आसपास ओपन कर रहा है। ठीक है, टिकाना शुरू हुए 102 पॉइंट की गिरावट, अभी 124 130 पॉइंट गया, निफ्टी 135 पॉइंट गया। साफ देखने से लग रहा है कि ये आपके मार्जिन ट्रिगर्स हो रहे हैं। साफ कोई बच्चा भी देख के बता देगा, जिसको डीलिंग रूम का थोड़ा भी आइडिया है ना, तो देख के स्क्रीन बता देगा कि कैसे आपके स्टॉप लॉसेस हिट हुए, कैसे मार्जिन कॉल्स हिट हो रही हैं। सुबह सुबह आगे लोग माल बेच रहे हैं अपना, उनके क्योंकि पैनिक लगे हुए हैं। एक लेवल तक ही वो झेल सकते हैं, उसके बाद मार्केट में तोड़ फोड़ उनको आके करनी होती है, उनको माल बेचना है। साफ देख के स्क्रीन कोई बता देगा, तो इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो ये एक राउंड का और नेगेटिव मार्केट के अंदर लेके आएगा। आपके पास कैपेसिटी थी सिर्फ इतना ही झेलने की, और आपकी वो कैपेसिटी श्रिंक हो गई है। 150 पॉइंट 300 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे जा चुका है और इसने 48,800 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया उसके नीचे, और 22,800 निफ्टी का ब्रेक हो चुका है। ये दोनों लेवल टिकर टीम से रिक्वेस्ट करूँगा जरा डालें नीचे कि 22,800 और 48,800 दोनों के दोनों लेवल्स ब्रेक हुए हैं। इंडिया विक्स देखते देखते 6% ऊपर है। हालांकि थोड़ा इसको सेटल हो जाने देते हैं इंडिया विक्स को। बट क्या हो रहा है मार्केट में, ऑलरेडी इतना 200 पॉइंट और चले गए निफ्टी के अंदर खुलते ही, ना कोई ट्रिगर ना कोई पॉइंट। भैया सी क्या गिफ्ट निफ्टी डाउन भी था, तो 119 पॉइंट डाउन था क्या? वो तो 19 पॉइंट था। सुबह जिस समय ओपनिंग में हम बैठे उसमें 19 पॉइंट डाउन था। 119 पॉइंट आपने खोला, उसको ड्रैग करके 200 पॉइंट ले आए आप। 400 पॉइंट बैंक निफ्टी चला गया। HDFC करीब 7%, रिलायंस करीब 10 रुपये नीचे, ये सब है। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये आप जो प्रेशर आ रहा है एक्चुअली में, ये कहाँ से आ रहा है जरा ये भी नोटिस कर लेना। वो भी जरा मैं आप 1 मिनट लगेगा मेरे को, यस मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन से। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है वो आ रहा है M&M से, रिलायंस से, HDFC से, L&T से, इन्फोसिस से, ICICI बैंक से। क्या इनमें जो भी मैं नाम ले रहा हूँ, TCS से, SBI से, क्या इन सब में आपको सुन के नहीं लगता कि ये सब FIs के काउंटर हैं? क्या आपको इन सबको सुन के नहीं लगता ये पोर्टफोलियोज के काउंटर्स हैं? आप सबको ये सुन के नहीं लगता कि ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के काउंटर हैं? अगर इन समय सेलिंग प्रेशर इस लेवल पे और इस जगह पर भी आ रहा है ना, तो प्रॉब्लम बहुत सीवियर है। या तो कोई इंस्टीट्यूशनल बेच रहा है, या तो रिटेलर्स का भी मनोबल टूट रहा है, या तो होम फैमिली वाले अकाउंट्स जा रहे हैं जिसको प्रो अकाउंट्स कहते हैं टिपिकली। DIs का भी ट्रिगर हो सकता है, कुछ तो होगा ना। तो मार्केट के अंदर इस तरह के सेलिंग का प्रेशर आता है। बट थोड़ा सा ध्यान रख के काम कीजिए। आप एकदम से ना साइड भी मत होना और एकदम से डिप्रेस भी मत होना। मेरा तो काम है बताना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कई बार कड़वी दवाई हमको भी देनी पड़ती है, हम दे रहे हैं। अब करें क्या, जो दिख रहा है वही बोलना पड़ रहा है। अब मैं आपको खुश करने के लिए बोलूँ, नहीं जी चिंता मत करो जी, अभी आप मार्केट ऊपर आ जाएगा जी, चिंता मत करो। अगर यही मेरे को बोलना हो तो मैं तो 15 दिन से बोल रहा होता, चिंता मत करो मार्केट ऊपर आ जाएगा, चिंता मत करो मार्केट ऊपर आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा बॉस, जब तक FIs नहीं आएगा ऊपर। आप चाहे कितना ही तीर्थ बजा लिया, जो मर्जी आपको डमरू बजा लीजिए मार्केट के अंदर, और जितना ऊपर नीचे करना जो करना कर लो। तो मार्केट का अपना एक रिदम है, अपना एक प्ले है। जब तक वो फुलफिल नहीं होगा, बाजार अपने लेवल से ठीक नहीं होगा। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और गिरते हुए बाजार में प्लस कर लेना चाहिए, गिरते हुए बाजार में प्लस करना चाहिए। इस थीम में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गिरते हुए बाजार में प्लस तो कर रहे हो, कितना प्लस करोगे? और फिर आपको मार्जिन भी मेंटेन करना है। तो लीवरेज, ये मैं बोलूँगा एक्चुअली में मार्केट गिर नहीं रहा, ये बहुत सारे लेसन्स दे रहा है आपको। हम तेज़ी के बाजार पिछले 3 साल से देख के आए ना, तो इस तरह के जो नए प्लेयर्स आए या जिनका थोड़ा कम एक्सपीरियंस था गिरावट देखने का, उनके लिए लेसन्स हैं ये मार्केट के, जो मार्केट इस समय आपको पढ़ा रहा है। फाइनली ठीक है, एक दिन ऊपर जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा, किस रूप में जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन ये लेसन्स हैं कि आपको ओवर लिवरेज नहीं होना, आपको अच्छे शेयर्स चुनना है। मैं कल एक रिपोर्ट देख रहा था कि मिड कैप के तो कई ऐसे स्टॉक्स हैं और वैल्यूएबल स्टॉक्स
मतलब जिनका मैं नाम है बोलूँ तो आप बोलोगे हाँ हाँ ये तो सुना हुआ है, ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, उस कंपनी के स्टॉक भी 60% गए हुए हैं। 60% मार्केट कैपिटल उड़ा हुआ है उनका। आप आज यही काम करो, मैं भी कोशिश करूंगा एक लिस्ट निकाल के अपने ट्विटर हैंडल वगैरह पे डाल दूंगा, या फिर मैं अगले शो में आपको बता दूंगा कि भाई ये कुछ मिड कैप की कैटेगरी के बढ़िया स्टॉक्स हैं जिनकी बैलेंस शीट ठीक है बट 60% डाउन है। देख तो लो, जान तो लो, पता तो करो, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ आपकी स्क्रीन पर आ रही है, जरा लेके आइएगा जरा निफ्टी के काउंटर्स वगैरह, पहले बड़े काउंटर्स जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए, उन्हीं की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। करीब 125 पॉइंट की गिरावट है, इंडिया विक्स अभी 6% ऊपर है, 16 के आसपास इंडिया विक्स आ गया। ये आपने देखा जो मैंने सुबह आपको बताया था कि साफ पता लग रहा है कि किसी का ट्रिगर हुआ, किसी ने बास्केट छोड़ी है या किसी ने माल छोड़ा, अपना काटा है। माल छूटते ही एक बॉटम बना और बॉटम के बाद बाजार थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। साफ देख के कोई बता देगा, थोड़ा भी टिपिकली भी ब्रोकिंग का काम किया होगा ना, डीलिंग में बैठा होगा, उसको देख के समझ में आएगी बात। खैर एनी हाउ आगे बढ़ जाते हैं, जरा टॉप गेनर्स वगैरह भी चेक करवा देता हूँ मैं आपको, कहाँ पे कैसे कैसे पोजीशंस बनते हैं, जरा वो भी जल्दी जल्दी देखते जाइएगा। प्रोड्यूसर साहब फायर करते जाना, लूजर्स गेनर्स वगैरह। बड़े शेयरों में सन फार्मा 0.5% ऊपर। सन फार्मा की मैनेजमेंट हमारे साथ आई थी GBS के इवेंट में, ग्लोबल बिजनेस समिट में। थोड़ी देर में मैं उनकी बाइट भी आपको सुनाऊंगा, उन्होंने क्या बात रखी है थोड़ी देर में। हाँ, इसके अलावा सिप्ला करीब 0.5%, एशियन पेंट, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, इन सब में हरा निशान दिख रहा है आपको। लेकिन देख के ट्रेड लेना, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई ज़रा दिमाग मत लगाओ, इधर उधर से कुछ मत करो, आराम से शांति से बैठे रहो। M&M 4% नीचे, टाटा स्टील, BEL, HDFC लाइफ, ये कुछ एक गिरने वाले काउंटर्स हैं जहाँ पर 1.5 से 2% तक की गिरावट है। और शेयर्स पे आएंगे तो पेटीएम थोड़ा ठीक हुआ, इनकी भी टॉप मैनेजमेंट हमारे पास आई थी, विजय शेखर शर्मा, उनकी भी कोशिश करेंगे, बाइट अभी आपको सुना देंगे। आज पेटीएम थोड़ा ऊपर है और जुबिलेंट फूडवर्क 1% ऊपर है। पूना वाला फिनकॉप भी करीब थोड़ा सा बढ़कर कामकाज कर रहा है। दिखाना जरा कमज़ोर काउंटर्स में एक दिखाइए RVNL 3% नीचे, खबर का इम्पैक्ट है। पॉलिसी बाजार भी करीब 2% नीचे आके इस समय कामकाज कर रहा है। कुछ एक और शेयर्स जो मार्केट के अंदर ट्रेंड कर रहे हैं, मनापुरम करीब 6% ऊपर है, सुवन फार्मा करीब 4% ऊपर है, ज्योति CNC करीब 4% ऊपर है। ये शेयर्स भी दिखाओ स्क्रीन पे, थोड़ा हरा भी दिखाओ, इतना डिप्रेसिव मत हो कि बिल्कुल लाल लाल छापो। जो मैं बोल रहा हूँ शेयर फटाफट से दिखाते जाना। हाँ, ग्लेक्सो भी दिखाना एक बार जरा, ग्लेक्सो के नाम से एक शेयर होगा, जरा वो भी दिखाना। मन्नापुरम एक बार जरा दिखाओ, तो एस्ट्राजेनिका दिखा देना, ज्योति CNC दिखाओ, ये कुछ एक शेयर्स भी दिखाओ स्क्रीन पे। ये भी मार्केट के इतर हट के, यानी कि इससे थोड़ा हट के काम कर रहे हैं। रिडिंगटन ने आज साल का खुलते हाई भी टेस्ट किया है, ये बात भी आपको नोटिस होनी चाहिए। हालांकि मैंने कुछ एक और शेयर्स भी ढूंढ लिए आपके लिए, जैसे KEC इंटरनेशनल है ना, ये पीरामल फार्मा के नाम से जुड़ी हुई कंपनी है, दिखाओ वो भी। पीरामल फार्मा फटाफट फायर करो प्रोड्यूसर साहब, पीरामल फार्मा, KEC इंटरनेशनल, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जो आज चल रहे हैं। हीट में अब देख के आना शुरू कर दो स्क्रीन पर। बाजार ने अपनी गिरावट के झटके को काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब किया, साफ पता लग रहा है किसी को माल छोड़ना था उसने छोड़ा, और उसके बाद बाजार अपनी रिदम में आ रहा है, क्योंकि करीब करीब जो रिकवरी आई है निचले स्तरों से, वो निफ्टी मिड कैप में ये ठीक है 1100 पॉइंट। एक बार मैं ज़रा चेक और कर देता हूँ, मेरे हिसाब से शायद 1100 पॉइंट नहीं होगा, बट मैं फिर भी एक बार चेक कर देता हूँ अभी आपको। ठीक है, तो 1100 पॉइंट की रिकवरी है मिड कैप के अंदर। निफ्टी के अंदर जो रिकवरी आई है वो करीब 100 पॉइंट की आई है, जरा वो भी दिखाना। टिकर टीम नीचे रिकवरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी डालो। बैंक निफ्टी के अंदर रिकवरी थोड़ी कम है, बट निफ्टी के अंदर ठीक है। 7% का इंडिया विक्स जो आपको बता रहा है, वो ये बता रहा है कि अभी भी ये वॉलिटिलिटी, उतार चढ़ाव, स्पीड से ऊपर नीचे होना, ये मार्केट के अंदर बना रहेगा। मैंने सुबह आपको एक बार ओपन इंटरेस्ट भी दिखवाया था और उसके पीछे की लॉजिक भी बताया था कि क्यों मार्केट ऐसे ऊपर नीचे करता है, क्योंकि शैलो मार्केट, खोखला मार्केट है। आधा गिलास ही सिर्फ पानी का भरा हुआ है, वो रिटेलर्स और DI से भरा हुआ है। FIs वाला आधा गिलास तो खाली पड़ा है, तो आप थोड़ा भी चलकते हैं तो पानी छलकता है इधर से उधर। FIs का माल भर तो पानी छलकेगा नहीं, जहाँ गिलास लेके जाना वहाँ आराम से पहुँच जाएगा, लेकिन FIs नहीं है। ठीक है, मैं ज़्यादा याद नहीं कर रहा हूँ उनको, बट बता रहा हूँ सिर्फ इतना पॉइंट्स हैं। खैर एनी हाउ, ये कुछ एक हीट मैप भी आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। अब मेरे दोनों से मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने ट्रेड रखना शुरू करेंगे। तो बाजार ने शुरुआती झटका दिया और उसके बाद रिकवरी की कोशिश। देखिए क्या है ना कि बाजार चल नहीं रहा है, लेकिन ये लोअर लेवल से थोड़ी सी जो रिकवरी आई है ना, मतलब ये लग रहा है कि यही राहत है।
हालांकि राहत नहीं है, बाजार अभी भी आप देखेंगे तो 9वें सत्र में कमजोर है, लेकिन क्या करें, मार्केट ऐसा है। निफ्टी बैंक आप देखेंगे तो करीब 200 अंक नीचे है, निफ्टी की जो गिरावट है आपको 85 अंक नीचे दिखेगी। लेकिन अगर आप प्री ओपन के लेवल से देखेंगे, जहां पर गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा था 20-22 अंकों की कमजोरी, उसके हिसाब से तो काफी ज्यादा कमजोर है, 90 अंकों के आसपास की कमजोरी। फिर से डिफेंसिव्स की तरफ थोड़ा सा टिल्ट है। सन फार्मा, सिप्ला जैसे शेयर आपको दिखेंगे आज निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट में। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं आपको ओपनिंग के सौदे बताने के लिए। शिवांगी, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए क्या नोटिस किया बाजार में आपने, कहां ट्रेड आपको मिला? जी बिल्कुल, एसबीआई कार्ड पे मेरी नजर है। स्टॉक जो है आज ओपनिंग के बाद भी काफी अच्छी तरह से होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। और वीक ऑन वीक बेसिस में हमने देखा है कि इस स्टॉक में पिछले 7 हफ्तों से यहाँ पे बाइंग और हायर टॉप्स बनते हुए दिख रहे हैं, तो काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। ऐसे बाजार में भी पिछले हफ्ते हमने काफी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स देखे हैं इस काउंटर में, जो कि कंफर्म कर रहे हैं इस प्राइस सर्ज को। तो यहाँ पे एसबीआई कार्ड पे खरीदारी की सलाह है 900 के टारगेट्स के लिए और 850 के एक स्टॉप लॉस के साथ। इनफैक्ट एसबीआई कार्ड्स मेरे रेडार पर भी था और कुछ दिनों पहले ही आप वॉलेटाइल मार्केट्स में भी इस पर राय दे रही थी। सो एन इवेंचुअल इम्पैक्ट, लेकिन ये इम्पैक्ट लगातार हम देख रहे हैं डेवलप होता हुआ ही कमजोर बाजार में भी लगातार। 22,800 के अहम स्तर को तोड़ा जरूर बाजार ने शुरुआती दौर में, लेकिन उसके बाद अब रिकवरी। निफ्टी में करीब 100 अंकों की, मिड कैप में करीब 1000 अंकों की और उससे भी ज्यादा की बैंक निफ्टी, साथ ही स्मॉल कैप। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट्स की रिकवरी बेंचमार्क्स के मुकाबले ज्यादा बड़ी इस वक्त नजर आ रही है। बैंक निफ्टी में करीब 250 अंकों की रिकवरी, लेकिन इस रिकवरी पर कितना भरोसा करना है ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मार्केट का टेक्सचर जो है बेहद इस वक्त खराब होता हुआ बिल्कुल ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो हैं वो कुछ खास भारतीय बाजार को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। भारतीय बाजार के अपने कमजोर सेंटिमेंट्स से ट्रिगर्स कोई बचे नहीं हैं, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स का दौर भी खत्म हो चुका है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो थे जैसे कि बजट, क्रेडिट पॉलिसी, वो भी पैन आउट होते हुए दिख चुके हैं। तो यहाँ से आगे बूस्ट कहाँ से मिलेगा, बड़ा सवाल ये। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग। अब आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। इनफैक्ट भारतीय बाजार ग्लोबल मार्केट के सामने किस तरह से इस वक्त आप देख रहे हैं, मेरा सवाल ये है आपसे, क्योंकि इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखें ऑलमोस्ट $5 ट्रिलियन से ये गिरा है और ये $3.9 ट्रिलियन पर जाता हुआ दिख रहा है। इस वक्त लगातार सेंटिमेंट्स खराब हो रहे हैं, कंसर्न्स ढेर सारी हैं, एफआईआईज की वापसी नहीं हो रही है। ऐसे में भारतीय बाजार के लिए सर इस वक्त ओवरऑल आपके राय, आपका टेक क्या होगा, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को आपकी हिदायत, एडवाइस क्या होगी? धन्यवाद मानसी, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से जून तक हमें किसी प्रकार की राहत और ऊपर के तरफ के दायरे बाजार में देखने मिले, उसकी संभावना मुझे कम लग रही है। अगर हो जाता है तो बात अलग है। और ये इसलिए मैं पहले आधा महीने इस साल के शुरुआत में भी जब हम पहले बात कर रहे थे और नया साल जब हम मना रहे थे और बाजार के ऊपर मैंने टिप्पणी करी थी कि पहले 6 महीने बाजार में बहुत ही चुनौती भरे रहेंगे। जून 2025 अंत तक थोड़ी बहुत उठापटक और वोलेटिलिटी जो है वो हावी हो सकती है और वो रुझान हम देख रहे हैं फिलहाल। जून के पश्चात मेरे ख्याल से पहला तो ये जो प्रकोप विदेशी संस्थागत निवेशकों के तरफ से बिकवाली का आंकड़ा हम देख रहे हैं। अगर मैं कुछ आंकड़े आपके साथ बांट सकूं तो इस साल में 1 जनवरी 2025 से पिछले हफ्ते शुक्रवार तक करीबन 98,000 करोड़ 98,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कर दी है। पिछले साल हमने देखा था 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 में 1,60,000 करोड़ बेच दिया था। तो पहले ही 6 या 7 हफ्तों में अगर आप 1 लाख करोड़ का आंकड़ा छू रहे हैं बिकवाली का, तो ये आप मान सकते हैं कि पिछले साल और इस साल की जो बिकवाली उससे अब धीरे धीरे करके जो बिकवाली हो रही है एफआईआईज की तरफ से वो कम होगी, बंद नहीं होगी, कम होगी, क्योंकि ज्यादातर बिकवाली कर चुके हैं। पहली बात। दूसरी बात, एफआईआईज की हिस्टोरिकल होल्डिंग जो हुआ करती थी हमारे शेयर बाजार में वो सबसे निचले स्तर पर आ गई है और स्थानीय संस्थागत निवेशकों की जो खरीदारी है, होल्डिंग है, वो बराबर हो चुकी है, क्योंकि वो खरीदारी कर रहे थे। नतीजों को लेकर के और मौसम के अनुमान को लेकर के आने वाले समय में बाजार में आपको रुझान आता हुआ देखेगा। निवेशकों को मैं इतनी राय दे सकता हूं कि जो भी सक्षम मजबूत कंपनियां हैं, अभी डिम्पी जी को मैं सुन रहा था कि आप कितना खरीदोगे, तो खरीदारी करने के लिए भी एक
एक नियम होता है, ये नहीं सोचिए कि उतावलापन कि आज ही खरीदना है, ये सोच करके खरीद मत कीजिए। आप अपने पास जो पूंजी है उसका 20-25% या 30% हिस्सा आज खरीदारी करिए, जिससे आपके पास शेयर में निवेश हो जाएगा। और अगर अनिश्चितता का माहौल है, बाजार नीचे आता है, तो आपके पास पूंजी है निवेश करने के लिए। अनुशासन के साथ निवेश कीजिए। आप अगर उतावलेपन में निवेश करेंगे तो आप कहीं ना कहीं कोई चूक कर देंगे, कुछ गलती कर देंगे और उसका फिर पश्चाताप आपको होगा। तो मैं तो यही कहूंगा, और मैं तो हमेशा ये कहता आ रहा हूं कि हमें थोड़ी बहुत हायर डबल डिजिट रिटर्न की आदत पड़ गई थी 2.5-3 साल से। अब वास्तविकता का हम सामना कर रहा है और ये बहुत ही हेल्दी है बाजार के लिए, बाजार की सेहत के लिए बहुत अच्छा है कि हम ये कंसोलिडेशन और मुनाफा वसूली देख रहे हैं। रंग सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट टेक। एंड यस, रिजल्ट सिनेरियोज भी अगर देखिए, कॉर्पोरेट इंडिया भी सबड्यूड रेवेन्यूज, वीक प्रॉफिट से जूझता हुआ, कंबाइंड नेट सेल्स की भी अगर बात करें, लिटरली सिंगल डिजिट सामने है तीसरी तिमाही के नतीजों में देखें। और इसी तरह की तस्वीर प्रॉफिट के फ्रंट पर भी, जहां पर सिंगल डिजिट तीसरी तिमाही में नजर आए हैं। सो क्लियरली जहां बहुत ज़्यादा मजबूती बाजार ने पिछले कुछ सालों में देखी, अब कह सकते हैं कि डाउन ट्रेंड जो है, एक समय है भारतीय बाजार में मार्केट पार्टिसिपेंट्स को समझने का कि रैशनल बिहेवियर मार्केट का इस तरह से हो सकता है, या टुवर्ड्स डाउन साइड भी मार्केट इस तरह से गिर सकते हैं, सिर्फ लगातार अप मूव्स नहीं नजर आएंगे। हमारे साथ प्रशांत सावंत भी हैं। प्रशांत, मार्केट की शुरुआत आपने देखी होगी, क्या कुछ है आपके रेडार पर इस वक्त? गुड मॉर्निंग। मानसी, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। तो शुरुआत में ही जब मुझे अभिषेक ने रेलवे सेक्टर पे कुछ पूछा था, मैंने कहा था मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो स्विंग लो बना हुआ है वो ब्रेक हो जाएगा। वो आज ओपनिंग पे ही हो गया। सो शुक्रवार को जो लोगों को लग रहा था कि 22,800 स्पॉट वर्क करेगा, इट वाज अ ट्रैप, क्लियर कट। एक चीज हम हमेशा शुरुआत से सीखते हैं कि लोअर टॉप लोअर बॉटम एक डाउन ट्रेंड होता है, तो हम इसमें खरीदारी कर क्यों रहे? मेरा पहला सवाल ये होगा, स्टे इन कैश। यहाँ पे मार्केट में वोलाटिलिटी बढ़ रही है, इंडिया विक्स बढ़ते जा रहा है, बिकवाली आपको नजर आ रही, फिर भी आप हर बॉटम में बाय कर रहे हो। एक चीज हमेशा फिक्स होती है कि आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी कुछ भी हो, बट हर जगह आपका जो कैश टू डिप्लॉय है वो एक लिमिटेड अमाउंट होता है, वो हमेशा फाइनाइट होता है, वो कभी इनफाइनाइट नहीं होता है। तो हर डिप पे आप बाय नहीं कर सकते। तो विजडम इसमें होगा कि आप कैश में रहो, वेट करो। इट इज ओके टू बाय हायर, बट वो एक इंश्योरेंस की तरह आपके लिए काम करेगा। मेरे हिसाब से मैं फिलहाल इस लेवल पे मार्केट में कैश में रहना चाहूंगा और रैली के लिए वेट करूंगा फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज। स्पेशली फिलहाल मुझे लग रहा है कि आईटी सेक्टर जो थोड़ा होल्ड कर रहा था कंसोलिडेशन में, वो वीक हो सकता है। तो फिलहाल मेरे रडार पे कुछ भी नहीं है, मैं वेट एंड वॉच करूंगा फॉर अ रैली वेयर एक न्यू शॉर्ट्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है प्रशांत जी। आप ये कह रहे हैं ना कि बाइंग ऑन डिप्स वाला मार्केट है, तो इसमें हम क्यों सोच रहे हैं। खैर, हमने भी कभी नहीं कहा, हम तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत एकोमुलेशन करके रखो, अच्छे टाइम पे अच्छे शेयर्स पकड़ो। दूसरा जो आप बता रहे हैं, मैं चलो चार्ट में भी दिखाई देता हूँ, जरा मेरी स्क्रीन वाला चार्ट भी आपसे दिखाएंगे तो आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कि ये बैक टू बैक घटते हुए क्रम में वाला चार्ट है। यानी कि ये जो सर भी आपको बता रहे थे ना कि सेलन राइज है और डाउन ट्रेंड है, ये ट्रेंड डाउन है। हर बार का जो हाई बन रहा है वो पिछली बार के हाई से नीचे है। आप चेक कर रहे होंगे, ये फर्स्ट हाई, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यानी कि जब भी हाई बन रहा है वो पिछली बार वाले से नीचे बढ़ रहा है। तो इसमें टिपिकली टेक्निकल्स का रूल ये कहता है कि इसमें बाय नहीं करना चाहिए, बट मार्केट का रूल ये कहता है कि अच्छे शेयर्स को ज़रूर समझ के पकड़ के रख लेना चाहिए, ताकि वो फिर आपके लिए एक असेट के तरह काम कर जाए। ठीक है, ये एक बेसिक सा लर्निंग्स है जो कि मार्केट के आजकल चल रहे हैं, और ग्रांट सर भी कह रहे हैं कि ये लर्निंग का टाइम भी है, अर्निंग के साथ साथ। प्रशांत, 2-4 शेयर आपसे पता कर लेता हूँ जहाँ पर आज कुछ पोजीशंस लॉन्ग साइड की बन रही है। ऐसा नहीं कि लॉन्ग साइड की पोजीशंस नहीं है, बट हाँ उनका क्वांटम कम है और वो लिमिटेड है। जैसे जुबिलेंट फूडवर्क, एक बार ज़रा स्क्रीन पर दिखाना, ये शेयर टूटा भी नहीं और अभी भी इसके अंदर आज भी लॉन्ग पोजीशंस बनी हैं। एक बार ज़रा चेक करना सर, जुबिलेंट फूडवर्क। डीपीजी डेफिनेटली एक बेस से इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस आया हुआ है, और जो ऊपरी लेवल अगर हम देखें 690 का, जहां पे 20 दिनों के एवरेज प्लेस्ड है, यहाँ थोड़ा रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। तो मेरे लिए रणनीति क्या होगी कि इसको एक बार 690 के ऊपर, हार्डली 1.5% 2% ऊपर क्लोज होने दीजिए। 690 के ऊपर क्लोज हो, आप स्टॉप लॉस रखिए 680 680 स्पॉट क्लोजिंग, और वहां से आप ये पुल बैक कम से कम 715 720 तक जाते हुए देख सकते हो। तो एक क्लोजिंग के लिए वेट कीजिए, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो सकता है। ये क्लोज मिल जाए तब आप डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग एक
कैश में डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, एक और शेयर है जो आज एफ एंड बैन से निकला बाहर, वो है मनापुरम, 7% ऊपर आ गया। शिवांगी जरा चेक करना कितना और चलेगा। ये बैन और नंबर्स दोनों खराब थे, बैन भी था तो जोरदार पिटा, लेकिन आज पुल बैक भी उतना जोरदार है, जरा देख के बताना मैम। जी डिम्पी, मनापुरम की बात करें, यहाँ पे नेगेशन देखने को मिल रहा है पिछले 5 दिनों की गिरावट के बाद। अब थोड़ी बहुत यहाँ पे हम स्टेबिलिटी जरूर देख रहे हैं, बट इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि यहाँ पे ये 188 के ऊपर होल्ड करते हुए नजर आए, जो कि एक इम्पोर्टेंट डेमा के लेवल है। तो 188 के ऊपर जब तक होल्ड कर रहा है तब तक हम इसको बने रह सकते हैं नेक्स्ट जो है 200 तक के लेवल्स के लिए। बट ये एक छोटे लेवल्स को ध्यान रखें, नहीं तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो स्ट्रिक्टली मेंटेन करते हुए ही ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल है। एंड इस स्टॉक में भी हमें केयरफुल रहना है कि एक डेड आउट बाउंस नहीं। ओके ठीक है। इस बीच एक शेयर में आपको और नोटिस कराता हूँ, वो है HDFC बैंक। किसी तरह से हरे निशान में कामयाब हो गया ये आने में, हालांकि इसकी गिरावट भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। ये चल रहा है 1695 यानी कि 1700 के आसपास ये शेयर चल रहा है। प्रशांत सावंत, ये शेयर ने स्ट्रक्चरली ब्रेकडाउन नहीं किया, ऑल्दो ये भी डाउन ट्रेंड में फंस गया है। इसने भी 1850 का हाई बनाने के बाद 1700 पे खड़ा हुआ है, बट फिर भी अगर आप चार्ट को देखोगे तो अभी भी कुछ एवरेजेस का टूटना बाकी है, और उसमें डेली पे तो बाकायदा 200 दिनों की एवरेज अभी टूटी नहीं है। तो क्या मैं इसमें एक अटेम्प्ट ले सकता हूँ? कहा बिल्कुल, यहाँ पे एक स्लोपिंग अपवर्ड ट्रेंड लाइन, 20 दिनों की एवरेज, 200 दिनों की एवरेज, सारे ही यहाँ पे जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट नजर आ रहा है। तो प्योरली एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, और एक गैप सपोर्ट भी है। गैप सपोर्ट आपको दिखेगा करीबन 1680। तो मुझे लग रहा है 1675, 1675 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रख के एक लॉन्ग अटेम्प्ट कीजिए। लॉन्ग किस टारगेट के लिए होना चाहिए? आपको डेली चार्ट पे एक गैप नजर आएगी 1730, 1730। तो इसके 4-5 पॉइंट नीचे 1725, 1720, 25, इस लेवल के लिए आप एक पुल बैक के हिसाब से ये ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, पुल बैक के लिए भी चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को लगता है नहीं, हम एक लिस्ट निकाल देते हैं जिसमें 60% शेयर टूटे हुए हैं, पुल बैक उसी में कर लेंगे। छोटी सी बात बताइए, सिर्फ ज़्यादा दिमाग नहीं है, कॉमन सेंस का विषय है। अगर किसी वजह से ऐसा हुआ होगा ना कि उसको 60% करेक्ट होना पड़ा, कुछ तो वजह होगी ना कि उसको 60% करेक्ट होना पड़ा, अपने टोटल वैल्यू का 60-70% मार्केट गुम। तो ऐसे शेयर्स, अच्छी बात है कि उसमें वैल्यू बाय अच्छा मिलेगा, ये भी अच्छी बात है इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा, बट ये भी तो इम्पॉर्टेंट बात है ना कि कुछ ना कुछ तो ऐसा बेहद ख़राब होगा जिसकी कीमत उसको 60% टूट के चुकानी पड़ी या 70% टूट के चुकानी पड़ी। तो विजन दोनों तरफ का रखो, एक आंख से देखोगे तो आधा ही दिखेगा, दोनों आंखें खोली रखो, नेगेटिव भी बन जाओ और पॉजिटिव भी बन जाओ, खुद ही ऑडिटर, खुद ही प्रमोटर हो जाओ, खुद ही क्वेश्चन खड़ा करो, खुद ही आंसर्स ढूंढो। तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान हो जाएगा। मैंने भी धीरे धीरे करके आदत डाली है, मैं आज भी आदत ही उसी प्रोसेस में चल रहा हूँ। तो फिर होगा क्या कि आप अच्छे से कर पाएंगे मार्केट के अंदर काम, है ना। नो एग्रेशन नो डिप्रेशन वाला मोड जल्दी जल्दी आने लगेगा आपका। एनी हाउ, पेटीएम की मैनेजमेंट से हमने बातचीत की, हमारा GBS का इवेंट था सैटरडे संडे को, कंप्लीट हुआ, सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। टॉप मैनेजमेंट्स आई, पेटीएम के मैनेजमेंट भी आई, मिस्टर विजय शेखर शर्मा। पहले उनको सुनते हैं, फिर बाद में गुरांग सर से जरा पेटीएम का एक व्यू पॉइंट भी लेंगे। Effort in the business we've done. We are clearly committed in the next quarter to deliver profit, and we have made a public statement about it. Thank you. And I believe that the best benchmark of profit will be PAT and the free cash that the company generates. I am completely committed to deliver a PAT growing company, and that I don't see very far. Like I said, in the next quarter, we have already called out, and next year, let's see what happens. तो कंपनीज के मैनेजमेंट्स को सुन के ज़्यादातर GBS में अगर आप चाहें तो ये YouTube पे भी अवेलेबल है, आप पूरा इंटरव्यू भी सुन सकते हैं। लेकिन जो बाइट का कुछ एक इम्पॉर्टेंट अंश था हमने काट के आपके सामने रखा, उसमें समझ में आ रहा है कि कंपनी काफ़ी एग्रेसिव प्लान के साथ है और थोड़ा और आगे बढ़ना चाहती है। गुरांग सर, आपका रिकमेंडेशन क्या है पेटीएम को लेकर?
डिम्पी जी, अगर खरीदारी है तो बने रहें। आपके पास एक बहुत ही जूझता और उठापटक वाले वातावरण से ये बाहर निकल रहा है और निकल चुका है। जब खबरें आई थी तो 300 रुपए के आसपास गया था, अगर मेरी याददाश्त सही है तो 900,000 रुपए का स्तर था। और फिर बिकवाली हुई, जो भी खबरें आई, आरबीआई ने जो पाबंदी लगाई वगैरह वगैरह। फिर स्पष्टीकरण आया और काफी लोगों ने इस्तीफे दिए वगैरह। दिक्कत यह है कि कभी कभी जब शेखर जी बोलते हैं तो स्टॉक के चाल में असर पड़ जाता है। अगर आप निवेशित है लंबी अवधि के लिए निचले स्तर पर, तो आप निवेशित रह सकते हैं। पेटीएम को लेकर ये व्यू, और विजय शेखर शर्मा ने यह भी कहा कि वो कंप्लायंस को दुरुस्त करने को लेकर, उसको अपग्रेड करने को लेकर लगातार काम कर रहे हैं और उनका लक्ष्य यह है कि प्रॉफिटेबिलिटी में रहे। एक और चीज उन्होंने कहा कि उनकी जो क्षमता है 20 से 25 करोड़ कस्टमर्स को सर्व करने की क्षमता है पेटीएम में। तो बातें तो अच्छी की है, देखते हैं कि स्टॉक में आगे क्या रिएक्शन आता है। लेकिन एक स्टॉक का जो रिएक्शन है सबको सरप्राइज कर रहा होगा, और वो है M&M का 4.5% का डीप कट आज हमने देखा है शेयर में। 30,000 करोड़ रुपए की बुकिंग आई है इनके ईवीज के लिए। तो उसके बाद ये हम भारी भरकम गिरावट हम शेयर में 3,000 करोड़ की, माफ कीजिएगा, ये गिरावट देख रहे हैं। शिवांगी, आप भी सरप्राइज हुई हैं आज M&M के मूव से, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि शेयर में गिरावट है। हाल के स्तर से करीब 10-12% नीचे आ गया शेयर। तो जी बिल्कुल, M&M की बात करें, यहाँ पे हमने देखा है कि एक टाइम पे ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑटो काउंटर्स रहा था, बट ओवरऑल पिछले 2 हफ्तों से काफी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। और हमने देखा है कि जो फरवरी महीने में जो भी गेन्स हुए थे वो गिव अप होते हुए दिखे हैं। तो मंथली बेसिस पे हम देख रहे हैं कि ज्यादा डेंट नहीं है, बट डेली स्ट्रक्चर में काफी हम देख रहे हैं कि एक गिरावट है। तो जब तक ये राउंड अबाउट 2750 के ऊपर होल्ड करता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने रह सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑफ कोर्स ट्रेडिंग के लिहाज से ये स्टॉक अभी फिलहाल जल्दबाजी ना करे, इसमें वेट एंड वॉच करे, और यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आती है 2750 के आसपास, तब हम वापस अटेम्प्ट करें इसको। 28-40 के पास आने दीजिए, तब जाके इसमें कुछ सोचेंगे। फिलहाल गिरावट वाले दौर में ही है, और आज लगातार छठे सत्र में ये शेयर गिर रहा है। 3200 से गिरावट की फिर से शुरुआत हुई और गिरते 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 2800 का भाव आ गया, यानी कि 400 रुपए सीधे सीधे साफ हो गए, जो कि रफली अराउंड 12-12.5% के आसपास बनते हैं। एक और शेयर गिरावट वाला, उसकी भी चर्चा करेंगे, और वो है BEL का। BEL आज भी कमजोर है, करीब 2% के आसपास का। प्रशांत, इस पर जरा व्यू दीजिए। BEL कैसा लग रहा है आपको शेयर? ये क्या गिरावट और गहराएगी या फिर सपोर्ट्स के आसपास है ये? तो अभिषेक जी, अगर यहाँ पे देखें तो एक बहुत अहम सपोर्ट जो इसके पहले था वो था करीबन 260 का, वो ब्रेक हो चुका है। अभी 240 का नेक्स्ट लेवल है 240। इसके नीचे अगर क्लोज हो जाए तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक फर्दर वीक होके कम से कम 220-215 के लेवल्स भी दिखा सकता है। सो अभी एग्जिस्टिंग जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो 240 का है ऑन क्लोजिंग बेसिस। 240 का सपोर्ट है, उसके आसपास है। वेट इन वॉच वाले इसको लिस्ट में रख लीजिए BEL को। एक और एक्सपर्ट का स्वागत करते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं नरेश मिरानी। थोड़ा सा कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं बहुत ही पक्की चीज बोलते हैं। नरेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपके ट्रेड से ही शुरुआत कर लेते हैं। बताइए कहां आपकी नजर गई है? देखिए आज लगातार 9वें सत्र में बाजार में गिरावट है, सेंटिमेंट तो वीक है, लेकिन भाई स्टॉक स्पेसिफिक जानना लोग चाहते हैं। आप बताइए क्या ट्रेड करें अभी? अभी भी अप्रोच डिफेंसिव ही रहेगा, क्योंकि मोमेंटम अभी भी डाउन साइड पे है, बट काफी गिर चुका है। ओवरसोल्ड भी हम ब्रॉडर मार्केट्स में। एक बाय और एक सेल रहेगा। सबसे बाय रहेगा ITC, एक डिफेंसिव बेट। स्टॉक काफी करेक्ट हुआ है 460 से लेकर 410 लास्ट कुछ दिनों में, और यहाँ पे 400 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता है। यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है। स्टॉप लॉस होगा 400, बाउंस बैक टारगेट होगा 430 का। दूसरा सेल होगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर, जहां पे एक शॉर्टर टर्म टॉप बन चुका है और फर्दर ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी है। लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है। यहाँ पे सेल
सेल ऑन राइज होगा, स्टॉप लॉस होगा 14,400 का, टारगेट होगा 13,000 का। टारगेट होगा 13,000 का, स्टॉप लॉस होगा 14,400 का। डिक्सन टेक सेल ऑन राइज ये कैंडिडेट है और आईटीसी को खरीदने की सलाह है। 400 रुपये के आसपास ये आ गया है, 450 से गिरते गिरते, लेकिन यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी बन सकती है, ऐसा मानना है नरेश जी का। शिवांगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो टाटा मोटर के बारे में भी पूछ रहे हैं, और जब से हमने देखा है कि भाव इसके 700 रुपये के भी नीचे आ गए थे, 683 अभी भी उसके नीचे ही है, यानी कि अगर हम टॉप से देखेंगे तो करीब करीब 40% से भी ज्यादा ये करेक्ट हो गया है। वैल्यूएशन भी आकर्षक है, लेकिन फिर भी शेयर चल नहीं रहा है। चलेगा कभी, आप बता पाएंगी? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि पिछले 7 महीनों से कंसिस्टेंटली ये स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक जो है पूरे ही बेयर ट्रैप में जा चुका है। दूसरे स्टॉक्स जैसे एस्कॉर्ट वगैरह में हमने फिर भी देखा था कि पुल बैक मूव देखने को मिली थी, एक थोड़ी बहुत साइंस ऑफ रिकवरी थी, हालांकि वो भी सस्टेन नहीं की, पर टाटा मोटर्स में स्पेसिफिकली हमने कोई साइंस ऑफ रिकवरी भी नहीं देखी है। तो स्टॉक जो है बिल्कुल गिरावट की चपेट में है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑफ कोर्स पिछले 4 दिनों से थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी है 660 के ऊपर, बट ओवरऑल फॉलो अप बाइंग ना होने के कारण यहाँ पे काफी एक कैप अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। तो 660 के एक सपोर्ट को हम अहम रखें एज अ इम्पोर्टेंट लेवल, और अपसाइड 700 तक के लेवल्स के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट काफी छोटा लेवल जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि कॉल राइटर्स भी ग्रेवली यहाँ पे अपना पोजीशंस बनाए हुए हैं। ठीक है, टाटा मोटर को लेकर ये व्यू। एक शेयर जो धड़ाम हुआ था शुक्रवार के सत्र में, वायदा का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर था, वो है दीपक नाइट्राइट का। गिरावट काफी सीवियर थी, 20% ये शेयर टूटा था, लेकिन आज भी गिरावट थम नहीं रही है। गिरावट हम देख रहे हैं करीब 3% के आसपास की दीपक नाइट्राइट के शेयर में है। नतीजे आए थे, उन्होंने डिसअपॉइंट किया था, मुनाफा घट के करीब करीब आधा हो गया था, 50-51% के आसपास के मुनाफे में गिरावट आई थी। दीपक नाइट्राइट, प्रशांत जी इसका सपोर्ट भी आप ही चेक कीजिए, 1850 रुपए तक तो आ गया गिर के, ये और गिरेगा या फिर बस हो गई जो गिरना था? अभिषेक जी, गिरेगा या नहीं गिरेगा ये तो प्राइस ही हमें बताएगी, बट जो सपोर्ट लेवल है वो 1780 1780 बहुत ही अहम सपोर्ट है। और मुझे लग रहा है जिस तरह से बिकवाली आई है वॉल्यूम बेस्ड, वो लग नहीं रहा है कि थमेगी। इनफैक्ट यहाँ पे कोई भी रैली आए तो वहां से बिकवाली और इंटेंसिफाई हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि ये सेल ऑन रैली के स्ट्रक्चर में काफी, इनफैक्ट 2 से 3 महीनों से रहा है, काफी वक्त से रहा है, और अभी भी वही स्ट्रक्चर बरकरार है। और यहाँ मुझे नहीं लगता है कोई लॉन्ग होंगे, बट अगर है किसी ने होल्ड किया हुआ है, काफी तरह के लोग होते हैं जो होल्ड किए रखते हैं, रिस्क को रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके लिए 1780 1780 स्पॉट एक अहम लेवल होगा। मुझे लग रहा है इसको एक रिस्पेक्ट देके अगर इसके नीचे क्लोज हो तो इस काउंटर से एग्जिट करना होगा। राइस के इस वक्त आपको एक नसीहत मिलती हुई, दीपक नाइट्राइट कमजोरी काफ़ी ज़्यादा हावी होती हुई नजर आ रही है। नरेश जी गुड मॉर्निंग। ईएमएस कैटेगरी और साथ ही डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी पर आपका टेक, आईटीसी पर आपकी खरीदारी की राय, लेकिन बैंक्स फाइनेंशियल्स में इंडसइंड बैंक पर भी एक टेक आपका जानना चाहेंगे। इसके अलावा भी अगर बैंक्स फाइनेंशियल्स में छोटी मझौले या लार्जर प्लेयर्स पर कोई टेक बनता है तो? अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो उसमें इंडसइंड बैंक एक स्टॉक है जिसने बहुत टाइम तक अंडर परफॉर्म किया है। अगर हम नियर टर्म में भी देखें तो एक रिवर्सल है, बट लॉन्गर टर्म देखें तो स्टॉक वही भाव पे जो 9 साल पहले हुआ करता था 2016-17 में, और रफली जो 2021 का भी भाव था जो टॉप बना था वो 1200 के आसपास था। तो स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्म किया है। नियर टर्म में नंबर्स रिजल्ट्स के बाद एक थोड़ा पॉजिटिव अपटेक आया था। जब तक 1000 के ऊपर होल्ड करता है एक रिकवरी अच्छी हो सकती है 1100 1150 तक। और अगर हम पूरा फाइनेंशियल पैक देखें तो अगर बैंक निफ्टी भी देखें तो लास्ट कोविड से लेकर अभी तक जो अंडर परफॉर्मेंस है कि निफ्टी अगर 80-85% अप है, बैंक निफ्टी अभी भी 50% अप है करंट लेवल्स पर। सो इतना अंडर परफॉर्मेंस हो चुका है कि यहाँ से फाइनेंशियल्स में ज्यादा गिरावट नहीं लगती और स्टॉक स्पेसिफिक बाउंस बैक्स आ सकता है।
ओके, तो चलिए 1000 तक इंटैक्ट रहता है तब तक अपसाइड और विजिबल नजर आ रही है इंडसइंड बैंक में, लेकिन कॉशियस जरूर है मार्केट का अप्रोच जिस पर आपका फोकस होना चाहिए। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी नजर रखें, 7% की बढ़त है और ये बढ़त जो है कंसर्न का काम करेगी। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, एफएमसीजी, कुछ तमाम पॉकेट्स हैं जो कि इस वक्त बाजार को थोड़ा बहुत सपोर्ट करने का काम जरूर कर रहे हैं और ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी कई सारे, जहां टाटा मोटर्स की थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। शिवांगी, संवर्धना मदरसन स्टॉक आज रिएक्ट पॉजिटिव नहीं कर रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, संवर्धना मदरसन पर एक रिपोर्ट आई है, जेफरीज की खरीदारी की टारगेट्स इन्होंने दिए हैं मेंटेन बाय, और साथ ही 165 to 185 तक के लेवल्स जो हैं एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। मार्जिन्स अबव एस्टिमेट देखने को मिले थे। ग्लोबल ऑटो एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग है, बावजूद इसके कंपनी काफ़ी एक्सपैंड कर रही है। संवर्धना मदरसन टेक्निकली चार्ट्स पर कोई राय? तो मानसी, यहाँ पे अगर हम थोड़ा नजरिया चेंज करें और हायर टाइम फ्रेम्स देखें, हमने मंथली 20 दिनों की एवरेज ब्रेक करी और वीकली 200 दिनों के एवरेज जो प्लेस्ड है वो 120 पे, यानी करंट लेवल के जस्ट नीचे प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है ये अहम सपोर्ट होगा 119 120, और ये अगर इंटैक्ट रहे तो आपका जो पुल बैक है वो 130-35 तक जा सकता है। तो मुझे लग रहा है सिर्फ अगर किसके पास लॉन्ग्स हो वो 120 के नीचे यानी 118 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस को एक स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग पोजीशन इस स्टॉप लॉस को जब तक इंटैक्ट है होल्ड कर सकते हैं। वर्धना मदरसन पर एक टेक आपको मिलता हुआ। शिवांगी हमारे साथ है पेट्रोनेट एलएनजी पर। शिवांगी, आपकी एक राय जानना चाहेंगे। स्टॉक में मजबूती वाला ट्रेंड आज के सत्र में भी दिख रहा है, ऑलमोस्ट 0.5% to 1% गेंस के साथ 289 के लेवल्स पर ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ। भले ही कोई बड़ी तेजी इस वक्त नजर नहीं आ रही, लेकिन वन ऑफ द काउंटर जहां पर कुछ मूवमेंट जरूर देखने को मिल रही है। दिन की रेंज भी अगर आप देखें तो इन्हीं स्तरों के आसपास 280 से 290 के बीच ही स्टॉक ट्रेड करता हुआ। क्या राय होगी? जी बिल्कुल मानसी, पेट्रोनेट पे एक एक्शन जरूर देखने को मिल रही है और आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि हालांकि इसमें हम कोई अपसाइड मेजर नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, बट ये पूरे स्पेस में आज एक बाइंग इंटरेस्ट जरूर इमर्ज कर रही है। हम दूसरे काउंटर जैसे आईजीएल की भी बात करें तो यहाँ पे भी एक थोड़ी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रही है, तो थोड़ा इंट्राडे प्ले कर सकते हैं इस स्विंग्स को, बट पोजिशनली यहाँ पे कोई राय नहीं बन रही। ओके, शिवांगी, थैंक यू सो मच अपना समय हमें देने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर अपना आउटलुक और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस शेयर करने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज जुबिलेंट फूड और कल्याण ज्वेलर्स में भी हो रहा है। नरेश सर, इस पर कोई राय बन रही है? हरे निशान के साथ शुरुआत हुई, उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं मजबूती के साइंस, 3.25% की तेजी कल्याण ज्वेलर्स में और साथ ही जुबिलेंट फूड में भी। पिछले दिनों जुबिलेंट फूड पर कुछ रिपोर्ट्स भी आई थी जिसके दम पर ये एक्शन में रहा। ज्वेलर्स अवॉइड रहेगा क्योंकि काफी वॉल्यूम बेस्ड फॉल था जो 800 से लेकर 450-500 तक ले गया था। यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन होना चाहिए, फिर देखा जाएगा, तो ओवरऑल अभी अवॉइड रहेगा। लास्ट जो ब्रेकआउट और कंसोलिडेशन फेज था अराउंड 450 के आसपास ही था, तो 450 से 520-525 में एक कंसोलिडेशन फेज होना चाहिए, तो अवॉइड रहेगा ये पीरियड में। जुबिलेंट फूड जो अगर देखे रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर चार्ट है करंट मार्केट में, मार्केट कंडीशंस की वजह से जो ब्रेकआउट्स है जो हुआ था स्टॉक में लास्ट 2 महीना पहले, उसमें फॉलो अप नहीं आया, बट शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो 640 के आसपास 2 बॉटम्स बने हुए हैं और ऊपर में 760-780 का रेजिस्टेंस है, तो क्लोजर टू 660 बाई रहेगा 640 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, ये राय आपको मिलती हुई जुबिलेंट फूड और साथ ही कल्याण ज्वेलर्स। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जेएसके फार्मा पर नज़र होनी चाहिए, और प्रशांत आपसे राय जानना चाहूँगी क्योंकि मार्केट जहां वॉलेटाइल है, जीएसके फार्मा का स्टॉक 19% की बढ़ोतरी दिखा रहा है, ऑफकोर्स बैक्ड बाय रिजल्ट्स जहां पर मुनाफे के फ्रंट पर 400% के अप मूव्स देखने को मिले थे। तिमाही नतीजे कंपनी के काफ़ी पॉजिटिव रहे और मुनाफे में काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। हर लिहाज से नंबर्स पॉजिटिव थे, लेकिन इतना बड़ा रिएक्शन यहाँ पे मानसी अगर हम देखें ऑलमोस्ट एक जो अहम लेवल था वो करीबन 2200-2240 के था, उसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग मूव इसको माना जाएगा, वॉल्यूम बैक्ड है, तो यहाँ पे ट्रेल करना चाहिए। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2300 के नीचे 2280-2290 हो सकता है और पोजीशंस को आप होल्ड कर सकते हो।
के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री की भी अगर बात करें, इनके जो फ्लैगशिप ब्रांड्स और पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा, जिसका इम्पैक्ट देखने को मिला। रेवेन्यूज़ में भी बढ़ोतरी देखने को मिली, मार्जिन्स भी बढ़े और प्रॉफिट की तर्ज पर तो नतीजे काफ़ी अच्छे, 400% के अप मूव्स यहाँ पर देखने को मिले। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर फोकस होना चाहिए, ITC होटल्स गिरावट है, लेकिन नरेश जी इसमें कोई टेक इस वक्त बन रहा है या फिर इसे भी अवॉइड लिस्ट में ही रखा जाए? ज्यादा कुछ देख नहीं सकते क्योंकि प्राइस का ज्यादा हिस्ट्री नहीं है और इसमें कुछ टाइम तक थोड़ा कंसोलिडेशन फेज होता है जब भी एक डीमर्ज कंपनी होती है, क्योंकि ETF सेलिंग से लेके काफी जो मैंडेट बेस्ड सेलिंग होता है, तो एक बार बेस आउट हो जाए उसके बाद इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो 150-160 एक मेरे ख्याल से एंट्री पॉइंट हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। काफ़ी ट्रिकी है मार्केट, और सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझने की कोशिश करेंगे, हर सेक्टर में इस वक्त कमजोरी हाथ लगी है, चाहे फिर वो फार्मा हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, FMCG, मेटल, एनर्जी, छोटी मझौली बैंक, लार्जर बैंक्स, IT, मिड सेलेक्ट, ऑटो, रियल एस्टेट सेक्टर, यहाँ पर बिकवाली का दबाव। और इसके अलावा मेजर कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें, कुछ तमाम फार्मा प्लेयर्स हैं जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। बड़े दिग्गज प्लेयर्स में सन फार्मा, एशियन पेंट्स, इंडसइंड बैंक, कोल इंडिया और टाटा मोटर्स पर नजर होनी चाहिए। यहाँ पर आपको देखेंगे ऑलमोस्ट 0.5% से लेकर 4% तक के गेंस, जहां सन फार्मा का स्टॉक करीब 4% तेजी इस वक्त दिखा रहा है। वहीं ड्रैगर्स, ICICI बैंक, M&M, इन्फोसिस, L&T, भारती एयरटेल जैसे काउंटर्स हैं जहां पर गिरावट इस वक्त देखने को मिली है। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स पर खास नजर होनी चाहिए। और RK फोर्जिंग, जहां हम ऑटोमोबाइल स्पेस की बात कर रहे हैं, जहां हम ऑटो एंसलरी की बात कर रहे हैं, प्रशांत एक बार रामकृष्णा फोर्जिंग्स पर भी राय दीजिएगा। 5% की तेजी आज के सत्र में। तो यहाँ मानसी अगर हम देखें, एक बहुत ही स्ट्रांग बिकवाली आई थी और जस्ट पुल बैक आया है। मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे वन डे पुल बैक पे कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ जो एक सबसे अहम सपोर्ट था वो था 730 का, जो करंट लेवल से बहुत दूर है, तो मैं इसको अवॉइड करना चाहूंगा। ठीक है जी, मार्केट के अंदर किसी तरह का कोई रिस्पाइट नहीं। अभी भी देखो आप 250 पॉइंट की गिरावट आपको दिख रही होगी। मार्केट ने एक अटेम्प्ट ली थी, 50% तक अपनी गिरावट को ख़त्म कर दिया था। टिकर टीम ने बाकायदा रिकवरी भी दिखाई, हमने बताया भी आपको, लेकिन अब फिर से फिजल आउट हो गया है। ये पहचान होती है कमज़ोर मार्केट की, ये पहचान होती है लो वॉल्यूम वाले मार्केट्स की। 1.8 CR के टोटल ओपन इंटरेस्ट में सिर्फ अभी 3 लाख शेयरों का हेर फेर है, और इस 3 लाख के चेंज के अंदर भी आप पहले के जो बास्केट, यानी कि जब ओपनिंग हुई थी, आप साफ समझ रहे होंगे उसके अंदर किसी ने बास्केट सेल मारा था, वो हुआ है। तो अनवाइंडिंग का प्रेशर क्लियरली आपको दिख रहा है। यहाँ पर भी आप देखोगे बैंक निफ्टी के अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर है, 200 पॉइंट्स का प्रीमियम है। अब बाकायदा हम ऊपर लिख देते हैं कि मार्केट्स के अंदर क्या चल रहा है स्क्रीन पर, और -7 लाख कॉन्ट्रैक्ट और घटे हैं इसके अंदर, यानी कि रखी हुई डिलीवरी भी की है आज मार्केट के अंदर। और सुबह सुबह का जो झटका था वो बैंक निफ्टी लेड झटका था, वो आपको साफ दिख रहा है। ठीक है, 48,600 पे आ चुके हैं। 7.5 का विक्स है, ये आज आपको ऊपर आने ही नहीं देगा जब तक विक्स नहीं गिरेगा। विक्स गिरने पर ही मार्केट नीचे ऊपर आएगा। थोड़ा बहुत अगर आया भी तो कंडीशन अप्लाइड, आया भी तो मेरे को भी नहीं लगता कि आज बाजार के अंदर कोई ज़्यादा बड़े एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। बस भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई डैमेज जितना कम से कम हो उतना अच्छा है, किसी तरह से आप मैनेज करो, बस और कुछ नहीं है बताने के लिए। मेरे पास तो शेयर भी नहीं है पूछने के लिए, मंदी में पूछ नहीं सकता, तेज़ी वाले शेयर्स के अंदर अभी मोमेंटम नहीं जागी, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कुछ शेयर आपके सामने नोटिस करवाने की। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, ज़रूरी नहीं है कि टीवी एंकर्स या टीवी के जो गेस्ट हैं वो आपको जो शेयर बता रहे हैं, बाय सेल करवा रहे हैं, आपको करना ही है। सिर्फ जानने के लिए भी कई बार टीवी देखा जाता है कि भाई मेरे को ट्रेड तो लेना नहीं, ना ही पैसे है, ना ही लिमिट है, ना ही कुछ है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ। तो मैं इसलिए देख रहा हूँ ताकि मेरे को पता लग पाए कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, और अगर मेरा भी शेयर पूछा गया है तो मेरे को पता लग जाएगा कि हाँ क्या चीज़ है इसके अंदर। नरेश मिरानी मेरे साथ हैं। नरेश ज़रा IEX चेक करना, ये शेयर चल तो नहीं रहा लेकिन टूट भी नहीं रहा, ये बहुत अच्छी चीज़ इसके अंदर है। पिछले 4-5 दिन से इसका दिखाना चार्ट IEX का, 4-5 दिन से चार्ट दिखाना IEX का। 166 पे चल रहा है सर, क्या करना चाहिए नरेश? IEX काफी टाइम से साइडवेज रहा है और काफी ऊपर से अगर हम देखें तो 2021 में जब 300 गया था वहां से ऑलरेडी 40-45% डाउन है। नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म में मल्टीपल टाइम्स 160 सपोर्ट रहा है, जुलाई में भी, नवंबर में भी, और रिसेंटली दिसंबर जैन में भी।
सो 160 का स्टॉप लॉस बनता है, जब तक 160 के ऊपर रहता है स्टॉक पॉजिटिव है। बाउंस बैक में ऊपर में 180 85 एक रेजिस्टेंस है, तो एक 160 के स्टॉप लॉस से रिस्क रिवॉर्ड बाय बनता है। ठीक है, ये जो आप इस समय देख पा रहे हैं चार्ट, इसके अंदर 160 की इंपॉर्टेंस तो है ही है, 185 तक के ऊपर भी आ सकता है और 160 का एसएल है। अगर आप देखेंगे भी ना तो इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जैसे 10 फेब, 11 फेब, 12 फेब, 13 फेब और 14 फेब लिखा हुआ बकायदा, तो आप परसेंटेज में देख रहे होंगे आधा आधा 1% ही नीचे है, और अगर ऊपर भी हुआ तो फिर आधा % ही ऊपर है, यानी कि कुछ हो नहीं रहा। शेयर बिल्कुल एक लीनियर लाइन में यहाँ पे बिछा हुआ है। अगर आप 5 दिन का लाइन चार्ट भी ड्रॉ करेंगे ना तब भी आपको देखेंगे ज़्यादा बड़े मूवमेंट नहीं है। तो 160 का नियर बाय का सपोर्ट एरिया है। छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट करना हो तो ठीक है, नहीं करना कोई बात नहीं, शांति से बैठे रहो। अगर ले रखा IEX तो आपको ये पता लग गया कि 160 के नीचे कमज़ोर होगा, बस इतना ही लेसन है। अब जरा और आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शेयर चेक करवाते हैं। प्रशांत सावंत, कराना तो मैं तेज़ी वाले ही शेयर ही चेक करा रहा हूँ, बट फिर भी कुछ अलग सा थलग सा कुछ शेयर मिल जाए तो चलो पूछता हूँ फिर। एशियन पेंट और बर्जर पेंट में किस में एवरेज करनी है? मैं नए वाले की बात नहीं बोल रहा सर, पुराने वालों की बात बोल रहा हूँ, जिनके पास पुरानी खरीद है, फंस गए हैं। एशियन पेंट में एवरेज कर लें क्या? तो डिम्पी जी, यहाँ एशियन पेंट स्पेसिफिक मैंने पर्सनली एक स्ट्रॉन्ग बिग वाली की राय दी थी हायर लेवल्स पे, और अब मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन हो रहा है जैसे आपने कहा। तो अगर किसी को एवरेज करना होगा, हालांकि मैं ये स्ट्रैटेजी कभी पर्सनली करता नहीं हूँ, रेकमेंड नहीं करता हूँ, बट जस्ट अगर रिस्क बेस्ड अप्रोच, यहाँ पे भी आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। 2250 के आसपास हम चल रहे हैं, और जो स्विंग लो बना हुआ है वो 2185 यानी 2185 का है, 3-4%। तो आपको इसके नीचे यानी 2160, 2170 ये स्ट्रिक्ट क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के हिसाब से क्वांटिटी कैश में प्लान करनी है, और वो हिसाब से आप एवरेज कीजिए। बट अगर ये लेवल टूट जाए तो आप रिस्क को रिस्पेक्ट करके आपको पोजीशन एग्जिट करनी होगी। ये अगर आप स्ट्रिक्टली कर सकते हो तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है एक अच्छा लेवल है। मल्टीपल डाइवर्जेंसेस है और कंसोलिडेशन हो रहा है, लोअर बॉटम नहीं बन रहा है, तो मैं आपके साथ सहमत हूं, यहाँ पे एवरेज किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे एवरेज कह सकता है, कहते हैं ना कि पूत के पाँव लक्षण दिखने लगते हैं पहले से ही। तो कुछ एशियन पेंट 2100-2200 के आसपास जो कंसोलिडेट कर रहा है ना, ये हिंट कर रहा है कि अगर आप फंसे हुए हो तो एक राउंड की एवरेज करके जितना हो सकता है अपने प्राइस को और थोड़ा फाइन ट्यून और थोड़ा बेहतर कर लो। ये सिर्फ वो पॉइंट है। खैर देखते देखते 550 पॉइंट की गिरावट है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी डेज लो है, परसेंटेज में 1% और टूट गया। ये अगर आप 1% रोज़ भी तोड़ते जाएं, 500 पॉइंट तोड़ें तो 12% 12 दिनों में टूट जाएगा फिर से। तो आप इसकी गंभीरता देख लो कैसे चल रहा है मार्केट इस समय। बहुत ही मतलब इसे बोला जाए ना कि ना ही आपके पास शब्द है बताने के लिए, ना ही रीजंस है। आप तो जो बताते थे ना कि इसकी वजह से बाजार टूटेगा, उनके पास भी रीजंस खत्म हो गए कि इसकी वजह से बाजार टूटेगा। उनके पास भी अब रीज़न नहीं है। अगर आप किसी मंडली से जाके पूछो कि बाजार क्यों टूटेगा तो वो बता नहीं पाएगा अब आपको जल्दी। ठीक।